वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? यस बेटा, जवाब दीजिएगा। यस, आपसे जवाब चाहता हूँ बेटा, फटाफट बोलिए। आवाज क्लियर आ रही है? कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? यस, तो हम स्टार्ट करते बेटा डिस्कशन ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 5 मार्क्स का विटेज दिया गया है। और यस, इम्पॉर्टेंट तो है बेटा, क्योंकि हमारा एक ही नारा, इस बार 80 पार। यस, बोलिए मेरे साथ। दिन में ये जो है 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स आप ये नारा जो है यूज कीजिएगा, और वो है इस बार 80 पार। आपके जितने थॉट्स स्ट्रांग होंगे उतना आप 80 के ऊपर सोचोगे, और आपका टारगेट अगर अबव 80 हो तब जाके आपको 70-80 मार्क्स आएंगे। तो यस, एफटीपी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में से हमें 2 से 3 मार्क्स मिनिमम इसके रिलेटेड स्कोर करना है। आई होप मैंने स्टडी प्लान भी अपलोड किया हुआ है, आप देख चुके होंगे। यस, आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए इजी है जिनको थ्योरी हैंडल करना इजी लगता है, और थ्योरी की समरी निकाल कर उसे बार बार पढ़ना इजी लगता है। यस, हाँ, पर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो स्टूडेंट्स के लिए हार्ड हो जाएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थेरी को अवॉइड करते हैं, या फिर थेरी पढ़ना थोड़ा जान पे आता है, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जॉब हो जाएगा। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कि उनको नहीं समझेगा, डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनको थेरी पढ़ना ही जान पे आता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कंसेप्ट जो है आने वाले 2 लेक्चर्स में, आज और नेक्स्ट सेशन में आने वाले 2 लेक्चर्स में, आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो कंसेप्ट है मेरी तरफ से अच्छे से यहाँ समझ लो। और अगर हो सके कहना गलत है, मैं तो यही कहूँगा कि आप करके दिखाइए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो भी हमने पढ़ा, इसकी समरी नोट्स जो है, समरी नोट्स आप निकाल कर यहाँ पे शेयर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। यस, जिसकी समरी नोट्स अच्छी रही मैं गिफ्ट जरूर दूंगा, ठीक है? लेकिन जो मुझे लाइव देख रहे हैं या जो मेरे साथ लेक्चर्स कर रहे हैं, तो जिसकी भी समरी नोट्स बहुत अच्छी रही, ओके, मेरी तरफ से एक गिफ्ट आएगा। आपका एड्रेस आप मुझे शेयर कर देना, जरूर आपको गिफ्ट मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस, आप सब रेडी हो? जोर से बोलो हाँ। हाउस द जोश? चलिए, अब हम आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020। अब आपको सबको पता है 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, और मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी कहना एक अब पुरानी बात हो गई है। अब मोदी गवर्नमेंट कहते हैं क्योंकि बीजेपी के ऊपर मोदी जी है। चलिए, भाई मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान तो नहीं जाऊँगा। चलिए, तो आपको एक बात कह दूँ कि 2014 में इलेक्शन हुए और मोदी गवर्नमेंट आई, और मोदी जी ने अगले 5 साल की हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी हमारा यहाँ पे फॉरेन ट्रेड कैसा होगा उसकी पूरी रणनीति और मोदी जी ने डिसाइड किया। हर 5 साल की रणनीति यहाँ डिसाइड होती है, और ये हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद, वो यहाँ पे पॉलिसीज बनाती है। नो डाउट मोदी जी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, और स्पेशली उन्होंने ई कॉमर्स की तरफ, आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ध्यान दिया। वैसे जहाँ तक देखा जाए तो जो स्कीम थी एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम्स, वो मोस्टली वही स्कीम्स थी जो यहाँ पे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने रखी थी। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पे इज डूइंंग बिजनेस, मतलब या कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जितना ज़्यादा आसान किया जाए और आसानी से किया जाए, उतना उस के ऊपर ख्याल
दिया गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत यहाँ पे फोकस किया गया, मेड इन इंडिया में 2015-20 पॉलिसी में मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट पे बहुत ध्यान रखा गया, और यस यहाँ पे ई कॉमर्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। तो दोस्तों ये जो 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये हमें पढ़ना है। अब आपका एक सवाल होगा कि सर क्या ये पॉलिसी आने वाले नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल है? यस अप्लीकेबल है बेटा, क्योंकि अभी तक नई पॉलिसी नहीं आई है। नई पॉलिसी नहीं आई तो आपको तो यही पॉलिसी पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि सर मई 22 एग्जाम के लिए जो है क्या हमें यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ना है क्या? तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि यस बेटा अभी तो यही पढ़ो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी इस हालात में है कि कहीं कुछ नई पॉलिसी डिसाइड करे। क्यों? क्योंकि लगभग एक तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा ये मैं अगर इसको इस तरह से कहूँ कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस अभी कोविड के तरफ है, तो फॉरेन ट्रेड के लिए उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि 31 अक्टूबर 2021 तक की कोई नई पॉलिसी आएगी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अगर आप मई 22 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपको जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है वो अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर 2021 तक की अप्लीकेबल होती है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट तब तक कोई नई पॉलिसी आगे डिसाइड करे, क्योंकि यही पॉलिसी को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करते करते बढ़ते जा रही है, यानी अभी तक कोई इसमें नयापन नहीं लाया है। वैसे मैं आपको कह दूं क्या, चेंजेस तो होते रहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट जो चेंजेस होते हैं वो अप्लीकेबल नहीं करवाती है, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस रखा गया है वो सिलेबस एक ब्रॉड पॉलिसी रखी हुई है, और वो ब्रॉड पॉलिसी हमें पढ़ना है। हर मंथ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ नया आता ही है, चेंजेस होते ही है, अमेंडमेंट्स होते ही है, पर जहाँ तक देखा जाए ये चेंजेस अमेंडमेंट्स हमें नहीं पढ़ना है। जितने स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिए होते हैं उतने ही हमें पढ़ना है, और जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे नई पॉलिसी अभी तक नहीं है, और चेंजेस और अमेंडमेंट जितने में लागू है उतने मैंने इसमें कवर कर लिए है। हमें ब्रॉड सेंस पे पढ़ना है। वैसे अगर पूरा रिसोर्स मटेरियल देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेटा, तो लगभग 3000-4000 पेजेस का इतना बड़ा बुक है, इतना बड़ा अलग अलग है कि यहाँ पे उनका प्रोसीजरल बुक है, उनका यहाँ पे टैरिफ क्लासिफिकेशन है। तो इतना बड़ा जो है ना बहुत बड़ा बुक है, पर इतने 3-4 हजार पेजेस हमें पढ़ने नहीं है। हमारी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हमारे इंस्टीट्यूट ने ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, इतने बड़े फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को यहाँ 40-50 पेजेस में दिया हुआ है, और उसको भी मैंने यहाँ पे जितना रिलेवेंट है उसको यहाँ पे मैंने 25 पेजेस के आसपास मैंने बना के दिया है। आपको एग्जाम में इतना ही पढ़ना है, और इसके साथ साथ क्वेश्चनर्स में जो क्वेश्चंस मैंने लिए वो पढ़ लेने हैं। तो हम यही करेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मेरे साथ आपको कंप्लीट करना है, और क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस है वो भी मेरे साथ कंप्लीट करने हैं, खत्म। और हम ये कॉन्फिडेंस लेके रहेंगे कि आउट ऑफ 5 मार्क्स 3 मार्क्स इसमें मिलने ही चाहिए, और इसके 3 मार्क्स अगर मिल जाए तो मैं आपको कह देता हूँ कि आपका 80 का टारगेट आप पूरा कर सकते हो। तो एक बार सभी टाइप करके लिखो, इस बार 80 पार। तो एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आए हैं इस दुनिया में हम कुछ अच्छा करने। तो चलो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 अभी भी लागू है, गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया है, और नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए, और मुझे लगता है मई 22 एग्जामिनेशन के लिए भी यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू रहेगी। नाउ अब जहां तक है हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले भाई, ओके हमें तो ये पता होना चाहिए ना क्या क्या पढ़ने वाला है। तो जैसे जब भी कोई एक्ट हम स्टार्ट करते हैं, कुछ याद है आपको, जब भी कोई एक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले यहाँ पे पूरा उसका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको मेरा पहला सेशन कस्टम्स का जीएसटी का याद होगा तो नालायक को याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या नालायक को? हाँ बोलो, नहीं तो निकल के दूंगा दो खींच के, बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस। तो अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको याद है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, उसके बाद में जुडिशियल ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, फिर लॉ कौन बनाता है, कौन सा एक्ट है, एक्ट के अंदर फिर हम रूल्स पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड पॉलिसीज पढ़ते हैं और एक्सेट्रा।
तो यस, फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है, हम किस लेजिस्लेशन में पढ़ रहे हैं, तो लेजिस्लेशन गवर्निंग फॉरेन ट्रेड, इससे रिलेटेड एक जरा थोड़ा हमारा समरी डिस्कशन हो जाएगा। फिर से आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं कि हमें यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी समरी में पढ़ना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमें इसको सिलेबस में बस एक समरी रखी हुई है। भाई सर रखा क्यों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को? भाई हम चार्टर्ड है, हर बात में यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या होता था, जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिलेबस में नहीं था, तो कभी अगर हम इंटरव्यू में चले गए या कहीं पे कुछ ड्यूरिंग प्रैक्टिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सामने आते थे, तो यहाँ पे एज अ सीए सीएमए सीएस हम उतने कैपेबल नहीं होते थे कि उसको समझे। जैसे बहुत सी बार स्कीम्स होती थी, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जीएसटी में इसका नाम बहुत बार आया है, अगर आपको याद होगा तो जीएसटी में डीम एक्सपोर्ट में आया है, कुछ याद आ रहा है आपको? यस, जीएसटी में जो है डीम एक्सपोर्ट में आया हुआ है। डीम एक्सपोर्ट में एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, एपीसीजी स्कीम। तो क्या होता था कि भाई ये आप प्रोफेशनल हो, सीए सीएमए सीएस हो, और आपको ये स्कीम के बारे में नहीं पता। भाई इंडस्ट्री जो थी बड़े यहाँ पे अचंभे से हमारी तरफ देखती थी, सरप्राइज होती थी कि भाई इनको ये कुछ भी नहीं पता। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि नहीं नहीं, ओके कुछ तो पता होना चाहिए ना यार, चलो पूरा नहीं, कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ नाम तो पता होना चाहिए, इसलिए ये हमारे सिलेबस में रखा है। तो यहाँ पे जैसा है हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ब्रॉड सेंस में ये कंटेंट्स क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला, लेजिस्लेशन गवर्निंग फॉरेन ट्रेड। भाई किस एक्ट के तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है, कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, इसकी पूरी सेना कैसे बनती है, ऑफिसर्स कैसे डिसाइड होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में कंटेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कंटेंट्स क्या है। ओके, यहाँ जहां तक है कौन कौन से रिसोर्स मटेरियल यहाँ यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, यहाँ पे इसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बहुत सी बार क्या होता है कि एक सवाल आपके दिमाग में आता है, और सवाल ये आता है कि सर कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। कस्टम्स ये लॉ जो है वो मेनली फोकस करता है गुड्स पे। भाई गुड्स का कैसे इंडिया में आना होगा, कैसे इंडिया से ले जाया जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको याद होगा। तो एंट्री इनवर्ड, उसके बाद में यहाँ पे मैनिफेस्ट, उसके बाद में बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गुड्स का आना जाना कंट्रोल किया जाता है, और वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू कस्टम्स एक्ट। और सेकंड ऑब्जेक्ट जो कस्टम्स का है वो है टैक्स लगाना। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्ट जो है वो टैक्स लगाना नहीं है। अगर हम आगे वो जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट है कि इंपोर्ट को किस तरह से यहाँ पे इजी डूइंग बिजनेस करना, इंपोर्ट को कैसे कंट्रोल करना, कौन से गुड्स को इंडिया में आने देना, कौन से गुड्स को इंडिया से जाने देना, एक्सपोर्ट को प्रमोशन कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाया जाए, फॉरेन और एक्सपोर्ट बढ़ा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ ये पूरी रणनीति, हाँ यहाँ ये पूरी रणनीति जो है यहाँ फॉरेन ट्रेड की डिसाइड की जाती है। तो इसका ध्यान टैक्स पे नहीं होता है, इसका ध्यान होता है कि इंडिया में कौन से गुड्स आएंगे, इंडिया से कौन से गुड्स जाएंगे, कौन से गुड्स को हमने इंडिया से प्रमोट करना चाहिए, इन सब बातों पे जो है यहाँ पे पॉलिसीज डिसाइड की जाती है। तो ये जरूर देखेंगे हम, कंटेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बेटा कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे हम मेन इंपॉर्टेंट स्कीम जिसपे ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई ये कौन सी स्कीम होती है, तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, एमईआईएस स्कीम, एसईआईएस स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, और स्पेशल कुछ जोन्स जो बनाए जाते हैं, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, डीम एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये हम देखेंगे। चलो सबसे पहले तो आते हैं थोड़ा यहाँ पे जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ स्कीम से रिलेटेड, फिर डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा ही, मैं फिर से कहता हूँ डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा ही, पर एक जनरल डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये स्कीम्स क्या होती है। जैसे एक स्कीम हमने एग्जिस्टिंग लॉ में पढ़ी थी अगर आपको याद है तो, और कौन सी स्कीम हमने पढ़ी थी कस्टम्स में, याद करो, जस्ट मिनट बेटा। कस्टम्स एक्ट 1962।
तो कस्टम्स एक्ट 1962 में अगर आपको याद होगा तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सेक्शन 75 का, स्पेशली ड्यूटी ड्रॉबैक। आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था ड्यूटी ड्रॉबैक। कुछ याद आ रहा है? ड्यूटी ड्रॉबैक। तो दो स्कीम थी ड्यूटी ड्रॉबैक की, एक थी सेक्शन 74 की और एक थी सेक्शन 75 की। अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या थी, अगर आपको याद होगा तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि आपने कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट किया होगा जिसके ऊपर आपने कस्टम्स ड्यूटी पे कर दी, कस्टम ड्यूटी पेड, आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी। और डोमेस्टिक मार्केट से आपने कोई ऐसा गुड्स लिया जिसके ऊपर एक्साइज है। अब आपको याद है वैसे तो एक्साइज लिमिटेड गुड्स पे ही है, जैसे अल्कोहल हुआ या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, लिमिटेड गुड्स पे, पर जो भी है डोमेस्टिक गुड्स पे आपने समझ लो एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया, डोमेस्टिक मार्केट से लिया और एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया, और इससे आप जो है कुछ फिनिश गुड्स बना रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और ये फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। भाई देखो एक बात समझ लो, आप एक्सपोर्टर हो तो गवर्नमेंट के लाडले हो, ये कस्टम्स में भी दिया हुआ है, ये जीएसटी में भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट के लाडले हो। तो गवर्नमेंट कहती है भाई एक्सपोर्ट करो, पैसा लाओ, पैसा ओके लगा दो, पैसों की ढेरी। तो यहाँ पे जो है पैसा आप लेके आओ, पैसा और फॉरेन एक्सचेंज में लेके आओ, आप हमारे लाडले हो, बोलो क्या चाहिए आपको, बोलो यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ सेक्शन 75 में कस्टम्स एक्ट में हमने देखा था वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ही पार्ट था, और कि वो पॉलिसी बनाई गई थी और कस्टम्स एक्ट में रखी गई वो पॉलिसी सेक्शन 75 की। तो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक, ये कस्टम्स में हमने रिफंड चैप्टर में देखा था। भाई देखो अगर आप एफटीपी पढ़ रहे हो तो कस्टम्स का नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है। कस्टम के बेस पर ही पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कस्टम नहीं देखा होगा तो पहले कस्टम देख लेना और उसके बाद में आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लेक्चर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो क्या पॉलिसी थी सेक्शन 75 में, ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम्स का कैसे मिलता था। तो आपको याद होगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट की सभी कंडीशन फुलफिल करते हो, मतलब आपका गुड्स नोटिफाइड गुड्स है, सब कुछ है, तो आपको ड्रॉबैक मिलता था। और ड्रॉबैक आपको मिलता है, अगर आपको याद होगा तो ड्रॉबैक मिलता है ऑल इंडस्ट्री रेट, AIR, ऑल इंडस्ट्री रेट या ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट, आपको ड्रॉबैक दिया जाता था। ड्रॉबैक किस बात का दिया जाता था दोस्तों? तो ड्रॉबैक जो है आपने जो कस्टम ड्यूटी पे किया और जो आपने रॉ मटेरियल पे कस्टम प्लस एक्साइज, अगर कोई एक्साइज होगी तो आपने रॉ मटेरियल पे एक्साइज पे किया, तो इन दोनों का आपको रिफंड दिया जाता था। और रिफंड ओके क्या रेट से दिया जाता था? तो वो रेट के लिए था ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट। क्या आपको ये याद आ रहा है? यस और नो मुझे जवाब दीजिएगा। आपको ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई नीड योर आंसर बेटा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा जहां तक देखा जाए, अब समझ लो ये मैन्युफैक्चरर भी है, ये बंदा मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ओके मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे भाई ये मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर नवीन है। भाई नवीन जो है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का लाडला है। तो भाई नवीन इधर आ, हाँ भाई तू एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ। तो नवीन ने कहा सर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ड्रॉबैक चाहिए। अरे बिल्कुल यार तू ड्रॉबैक ले ले। पर इसमें नवीन का क्या प्रॉब्लम हुआ? नवीन का ये प्रॉब्लम हुआ कि उसने जो है कस्टम ड्यूटी पे कर दी, एक्साइज ड्यूटी पे कर दी, बाद में उसको रिफंड मिला। अब देखो क्या है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पहले पैसा जो है आपका ब्लॉक हुआ, वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हुआ ना, आपने रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी तो पे कर दी ना, आपने रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी तो पे कर दी ना, पैसा तो जेब से गया ना। फिर गवर्नमेंट रिफंड देगी, और रिफंड भी क्या एवरेज रेट से देगी। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे रिफंड जो है ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांड रेट से मिल रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट कुछ
और पॉलिसीज बनाई हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक की तो है और ये सबके लिए है, लेकिन गवर्नमेंट ने और स्कीम्स दी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसा पहला स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, अभी तो जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन डिटेल डिस्कशन इसका हर पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब आगे स्कीम आएगी जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब दिया बेटा आपने। तो यहाँ पे जो है इमेजिन करो कि ये नवीन मेरे पास आया और नवीन ने कहा कि सर ओके आपसे एक बात करनी है। समझ लो मैं गवर्नमेंट हूँ, नवीन सामने बैठा, हाँ बोल भाई नवीन क्या बोल रहा है तू? ओके तो नवीन ने कहा कि सर देखो ना ये इसमें ड्रॉबैक स्कीम में क्या हो जाता है सर, हमारा कस्टम ड्यूटी समझ लो मैं 100 करोड़ का रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी BCD ACD 31 ACD 3 सॉरी ACD 37 39 सब मिला के सर 30-40% हो जाता है, यानी यहाँ 30-40 करोड़ उसमें अटक जाते हैं ड्यूटी में, एक्साइज में कुछ पैसा अटक जाता है और ये पैसा हमें वापस मिलता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये वापस मिल जाएगा। आप दे रहे हो, आप तो माँ बाप हो, आप तो दोगे हमें वापस पैसा। और लेकिन सर आप भी कैसा देते हो, एक्चुअल बेसिस पे तो देते नहीं हो, ऑल इंडस्ट्री रेट पे देते हो। मैंने कहा हाँ हाँ तो बताना भाई कि तेरे को कहना क्या है। तो वो कहता है कि सर अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें एडवांस में ही, वर्ड को ख्याल रखना और वर्ड को कैच करना आप सभी लोगों ने, एडवांस में ही आप परमिशन दे दो कि भाई ये जो है जब मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट कर रहा हूं तो ये इंपोर्ट पे ड्यूटी ना लगे। ओके नवीन ने कहा सर अगर इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी नहीं तो फिर ड्रॉबैक भी नहीं, तो सर एक काम करो ना, लो ही मत ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 100 करोड़ का रॉ मटेरियल ला रहा है, सो जस्ट इमेजिन 100 करोड़ का रॉ मटेरियल ला रहा है और सब ड्यूटीज मिला के जो है यहाँ पे ओके 30 करोड़ की ड्यूटी होगी, तो सर ओके अब 30 करोड़ लोगे आप, बाद में हमें ड्रॉबैक दोगे एक्सपोर्ट पे, तो लो ही मत ना। मैंने कहा नवीन यार इधर ओके तू कह रहा है कि 30 करोड़ लो ही नहीं तेरे से, हाँ सर क्यों लेते हो सर, छोड़ दो नहीं आती 30 करोड़ क्यों, और ये एक्साइज भी क्यों लेते हो। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल जो है वो जीएसटी वाला हो। जहाँ तक जीएसटी की बात है तो जीएसटी के बारे में हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे जब आगे की स्कीम, जब ये स्कीम में डिटेल में पढ़ा होगा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जब आगे हम इसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे नवीन क्या कह रहा है, ओके नवीन कह रहा है कि सर छोड़ दो ना, ओके आप अभी पैसा लोगे बाद में रिफंड करोगे, ड्रॉबैक दोगे, आपको कितनी तकलीफ होगी ना सर ड्रॉबैक देना, क्योंकि एक बार जेब में पैसा आने के बाद इसको वापस करना बहुत तकलीफ होती है सर, छोड़ दो। तो यहाँ गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत कुछ प्रमोशनल स्कीम रखी है। तो अब मैं समझ लो मैं गवर्नमेंट हूं, नवीन तू एक्सपोर्ट करेगा ना, तो यहां पे चल एडवांस में ही तुझे परमिशन देते हैं कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ऑथराइजेशन यानी परमिशन, ओके 3 बार बोलो, ऑथराइजेशन यानी परमिशन, ठीक है चलो बोलो ऑथराइजेशन यानी परमिशन। तो ऐसे सिचुएशन में हम तुझे एडवांस में ही परमिशन देते कि चल मत दे इंपोर्ट ड्यूटी। तो नवीन ने कहा क्या कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली नहीं, मजा आ गया, ओके ओए बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि चल मत दे ड्यूटी, लेकिन ये हम कुछ स्पेशल कंडीशंस पे देखे। तो अब नवीन ने क्या कहा, सर क्या शर्त है आपकी, बोलो, ओके आपकी हर शर्त पूरी कर दूंगा, तू है तो पूरी कायनात है और तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो नवीन को कहा गवर्नमेंट ने कि देख भाई नवीन, ये हम तुझे इंपोर्ट विदाउट ड्यूटी तभी लाने देंगे, यानी रॉ मटेरियल तुझे इनपुट्स जो है तुझे खरीदने देंगे विदाउट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या विदाउट एक्साइज। अभी जीएसटी मर्ज मत करना, जीएसटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी की। तो हम तुझे कस्टम और एक्साइज जो है वो तुझे फ्री कर देते हैं, पर ये स्कीम हम तुझे एडवांस में तभी देंगे जब तेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर हो। सुनिए सुनिए सुनिए, ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर हो, तेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है क्या? क्या तू हमें समझा सकता है क्या नवीन कि ये जो रॉ मटेरियल ला रहा है या फिर तू यहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहा है ये स्पेशली इस एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है, जिसके लिए पास तेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो और बॉन्ड भी साइन करेगा, हाँ तुझे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यहाँ पे गारंटी भी देना पड़ेगा, वॉट एवर इट में भी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या तू रेडी है? तो नवीन ने कहा हाँ सर मेरे पास यहाँ पे 300 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है सर, उसके लिए मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, 300 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसके लिए मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ सर, एंड 300 करोड़ का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए मैं डोमेस्टिक मार्केट से भी गुड्स ला रहा हूँ। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा चल ठीक है,
अगर ऑलरेडी तेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, यानी उसने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ली है, एक्सपोर्ट ऑर्डर तेरे पास है, तो तू इंपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। जब हम स्कीम पढ़ेंगे, कौन सी स्कीम पढ़ेंगे? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ये है बेटा, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज भी फिक्स करती है कि कैसे एक्सपोर्टर को प्रमोट किया जाए, कैसे उन पे कम से कम बर्डन लाया जाए। ख्याल रहे, फॉरेन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सुनिए ध्यान से। ओके, आज आज इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि अगर हमारे एक्सपोर्टर, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारे एक्सपोर्टर ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं टिक पाए तो मुश्किल हो जाएगी। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज चाइना के साथ लड़ना है, कोरिया के साथ लड़ना है, जापान के साथ लड़ना है, या यूरोप के साथ लड़ना है, तो हमारी प्राइस कम से कम होना चाहिए। अगर हमने हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं दिया, समझ लो हमने हमारे इंडस्ट्री को कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुझे तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, बाद में हम रिफंड देंगे, तो क्या हो जाता है? वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। और वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया तो ऐसे केस में उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो भाई गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चाहती है, उनको इतनी सारे परेशानी से नहीं ले जाना चाहती, कम से कम परेशानी हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है, हम उसे कुछ रियायत देना चाहते हैं। और ये रियायत देना चाहते हैं कि वो जो है रॉ मटेरियल इनपुट्स, इंपोर्ट के इनपुट्स ले सकते हैं, एक्साइज के डोमेस्टिक इनपुट ले सकते हैं, ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और अभी जीएसटी से भी एग्जम्पशन है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। तो इसको कहते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। आई होप आपको एक जनरल डिस्कशन तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जोर से बोलिए हाँ सर, यस सर, बोलिए फटाफट यस सर। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आप यस, थोड़ा हम साथ में बातचीत करें तो मजा आएगा, और मुझे भी समझ में आएगा बेटा कि आपको कितना समझा नालायक हो और कितना नहीं समझा। यस और नो? हाँ, ये हुई ना बात। तो जहां तक देखा जाए ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम थी। चलिए, बाकी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। दूसरी स्कीम अगर हम देखें तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। भाई अब ये स्कीम क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। चलो ये स्कीम पे आता हूं। अरे भाई क्या हो रहा है? हाँ, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। कभी कभी क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, जैसे नवीन नवीन बैठा है मेरे सामने, मैं गवर्नमेंट हूँ, भाई बोल भाई नवीन क्या है? तो सर जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। गवर्नमेंट कहता अरे ऐसा मत कर यार, तू नवीन मेरा लाडला है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? ओके, बैठ बैठ बैठ, क्या हो गया? ओ बेटा बोल, क्या हो गया? तो नवीन कह रहा है कि सर क्या, मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, और आपने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए रखी है, मेरे पास नहीं है। तो फिर नवीन, नहीं है तेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर नहीं है, तो तू सेक्शन 75 में ड्रॉबैक स्कीम में जाना। ड्रॉबैक स्कीम मतलब पहले ड्यूटी दे दे, और फिर बाद में जब भी, अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है पर जब भी तू एक्सपोर्ट करेगा तब रिफंड लेना ना, ड्रॉबैक ले लेना हमारे से। नवीन ने कहा सर जाओ, हम नहीं बात करते आपसे। अरे बैठ बेटा बैठ, तू अच्छा एक्सपोर्टर है, क्या हुआ ये तो बोल, क्या हुआ ये तो बोल। सर ड्रॉबैक स्कीम में पैसा अटक जाता है सर, वर्किंग कैपिटल हमारा कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाता है, फिर आप ड्रॉबैक देते हो, वो भी पूरा एक्चुअल बेसिस पे नहीं देते हो। अब मैं कितने बार कहूँ आपको कि आप एक्चुअल बेसिस पे नहीं, आप एआईआर ब्रांडेड, स्पेशल ब्रांडेड से देते हो। तो सर ये गलत है, मैं जाओ, ये जो है ओके मैं नहीं खेलता, जाओ। अरे मैंने कहा बैठ बैठ बेटा नवीन बैठ, ओके क्या तुझे प्रॉब्लम क्या है? सर देखो, अब मेरा पास परफॉर्मेंस देख लो, मैं सब रिकॉर्ड रखता हूँ आपके पास सामने। अभी मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, क्यों? क्योंकि सॉरी, अभी मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, पर मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। मैंने क्या नवीन क्या बात कर रहा है यार, जब तेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो तू एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्यों इंपोर्ट करना चाहता है? नवीन ने कहा सर देखो, अभी सीजन नहीं है, फॉरेन मार्केट में रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, चाइना में सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब वहाँ डिमांड बढ़ जाती है तो महंगा मिलता है, तो मैं स्टॉक करके रखना चाहता हूँ। लेकिन आप मेरा पूरा पास डेटा देख लो सर, मैंने हर साल 200 से 300 करोड़ एक्सपोर्ट किया है। आप देखो पिछले 3 साल 4 साल का आप मेरा पूरा डेटा देख लो सर, कि मैंने एक्सपोर्ट किया, मैं इंडिया कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूं। आज मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे अपने कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करता हूं, फॉरेन एक्सचेंज लाता हूं। आप मेरा पास डेटा देख लो, तो आप मुझे ये रॉ मटेरियल लाने दो ना विदाउट ड्यूटी।
एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में आप जो है तभी रॉ मटेरियल लाने देते हो विदाउट ड्यूटी जब मेरे पास एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर है। पर अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं होता तो क्या हुआ सर, मुझे लाने दो। तो अब उसके लिए कुछ शर्तों पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम रखा गया है। नाम नाम देखो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो लगभग दोनों स्कीम सेम है कि आप रॉ मटेरियल ला सकते हो, इनपुट्स ला सकते हो विदाउट ड्यूटी, पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में आप जो है बाद में एक्सपोर्ट करने वाले हो। जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तब आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर नहीं है, पर आपके पास रिकॉर्ड से जो है ये पता चलता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो, और आप गवर्नमेंट को बॉन्ड लिख कर दे रहे हो कि सर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, यार मैं करूंगा, मुझ पे ट्रस्ट रखो। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है आपको इस स्कीम में डालती है, और आप इस स्कीम में इंपोर्ट रॉ मटेरियल ले सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, या डोमेस्टिक मार्केट से एक्साइजेबल मटेरियल ले सकते हो विदाउट ड्यूटी। तो इसको कहते हैं हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, DFIA। आई रिपीट, DFIA। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो दोनों स्कीम में डिफरेंस समझ में आया? जोर से बोलिए हाँ, यस सर, मैं वेट करूंगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों स्कीम में, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम? जनरल डिस्कशन चल रहा है, हम आगे और डिटेल में डिस्कस तो करेंगे बेटा। यस, मैं आपसे आंसर चाहता हूं। चलो, तो ये थी दो स्कीम जहां आपको इनपुट्स लाने दे रहे हैं विदाउट टैक्स। फिर कुछ दो स्कीमें MEIS और SEIS। इसको कैसे याद रखना? MEIS मेस जहां खाना खाने जाते हो, वो MESS नहीं, इसको ऐसा स्पेलिंग करना, मेस और सेस। ओके, MEIS और SEIS। MEIS यहां पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, और SEIS सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम MEIS, इसके लॉन्ग फॉर्म आपको आगे जब हम ये स्कीम पढ़ेंगे, इसकी शर्तें पढ़ेंगे, इसका बेनिफिट्स पढ़ेंगे, इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन MEIS ये गुड्स के लिए है, तो SEIS ये सर्विस के लिए है। यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया नहीं, यहाँ पे नहीं है। समझ लो आप भाई, यहाँ एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये एक सवाल आया है कि सर ये बताइए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में बाद में एक्सपोर्ट नहीं किया तो? देखो, यहाँ पे समझ लो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं सब बताऊंगा। लगभग ये दोनों स्कीम पे 1.5 घंटा डिस्कशन, 1 घंटा डिस्कशन होने वाला है। एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो तो क्या आपके अगेंस्ट में कॉन्सिक्वेंसेस है, आपसे टैक्स लिया जाता है, इंटरेस्ट भी लिया जाता है। ओके, तो ये सब हम पढ़ेंगे। थोड़ा आते हैं MEIS और SEIS। ठीक है, तो MEIS और SEIS एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे यश, ओके, यहाँ भाई नवीन बैठा है और यश उसके साथ बैठे, दोनों आराम से बैठे हुए हैं। नवीन बड़ा खुश हो गया, नवीन को स्कीम मिल रही है। ओके, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन या ड्रॉबैक स्कीम। तो नवीन बड़ा खुश है, मजा आ गया यार, मुझे रॉ मटेरियल लाने मिलेगा विदाउट ड्यूटी। यश जो है वो भी एक्सपोर्टर है, पर यश जो है वो कह रहा है कि यार मेरा तो कोई यहाँ पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं है, मैं तो पूरा डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स बनाता हूँ। ओके, यानी मैं जो भी रॉ मटेरियल लेता हूँ वो डोमेस्टिक मार्केट से लेता हूँ, डोमेस्टिक मार्केट से लेकर मैं जो है एक्सपोर्ट गुड्स बना के एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मैं भी तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ने मेरे लिए भी तो कुछ करना चाहिए भाई। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, कुछ रिवॉर्ड तो मुझे भी देने चाहिए। तो ऐसे केस में हर एक्सपोर्टर जो फिर यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम भी ले रहा होगा या नहीं भी ले रहा होगा, हर एक्सपोर्टर्स और गुड्स के हो या सर्विस के हो, उनको गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड रखा है।
यानी अगर आपने कुछ टर्नओवर से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड देती है। ये रिवॉर्ड स्कीम में आता है MEIS। इसमें रॉ मटेरियल ला सकते हो और ऐसा ला सकते हो, वैसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले दो स्कीम्स में देखा था। MEIS और SEIS में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। भाई ये रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है कि ठीक है यार, तूने इतना एक्सपोर्ट किया ना, इसका 10% या 5% का हमारे तरफ से कूपन मिलेगा। ओके, कूपन मिलेगा, और ये कूपन जो है यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो तू ये कूपन कोई भी इंडिया के टैक्सेस पे करने के लिए यूज कर सकता है। तो एक तरह का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जो है आप रैंक में आ गए, इंटर में आप रैंक में आ गए, तो वी स्मार्ट की तरफ से आपको एक कूपन मिला, और कूपन ये मिला कि भाई CA फाइनल में भाई आपको समझ लो 31,000 का कूपन मिला वी स्मार्ट की तरफ से, और ये कहा गया कि वी स्मार्ट में कोई भी क्लासेस आपको बाय करनी है CA फाइनल लेवल पे, तो आप ये कूपन यूज कर सकते हो 31,000 का। सुनिए ध्यान से, 31,000 का ये कूपन आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में भाई रिवॉर्ड दे दिया वी स्मार्ट ने, आप रैंक में आए इंटर लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे। तो सेम थिंग यहाँ पे MEIS और SEIS जो है, ओके, गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। गवर्नमेंट कहती है चल ओके, इसका 5%, इसका 3% ये कूपन रिवॉर्ड स्कीम ले ले, और ये कूपन तेरे पास रखना, ये तू GST के लिए, एक्साइज के लिए, वैट के लिए, या फिर कस्टम ड्यूटी जो भी लगेगा उसके लिए तू यूज कर सकता है। इतना पैसा तो उसमें से कम कर दिया जाएगा, उतने टैक्सेस आपको नहीं लगेंगे। या फिर सर मेरा कोई आगे टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो तू ये कूपन किसी और को भी सेल कर सकता है। चल भाई यश, ओके, तू एक्सपोर्ट कर रहा है और तेरा ये कूपन का तुझे यूज नहीं है, तुझे 3% का कूपन मिला है गवर्नमेंट से, 4% का वाउचर कूपन मिला है गवर्नमेंट से, तो ये स्कीम के तहत इसको कहते हैं हम स्क्रिप्ट। आई रिपीट द वर्ड, क्या? स्क्रिप्ट। तो ये जो स्क्रिप्ट तुझे दी है 3% की, 5% की, तुझे यूज नहीं है, तो किसी और को बेच सकता है। समझ लो तूने 500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, और 500 करोड़ का 5%, ध्यान सुनिएगा, 500 करोड़ का 500 करोड़ का 5%, यानी यहां पे देखा जाए तो 25 करोड़ का तुझे स्क्रिप्ट दे दिया गवर्नमेंट ने कि चल ये 25 करोड़ जो है यहां हम तुझे स्क्रिप्ट देते हैं, तो कोई भी इंडियन टैक्सेस पे करने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन फेस पे करने के लिए यूज कर सकता है। तू बड़ा खुश हो गया कि 25 करोड़ का स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। अब तू क्या, आइदर तू यूज करेगा या तू किसी और को बेच सकता है। समझ लो किसी और को चाहिए ये स्क्रिप्ट क्योंकि उसको बहुत टैक्सेस लग रहा है, तो तू कहेगा चल यार ओके मेरे से ले ले, तू 20 करोड़ में ले ले, 21 करोड़ में ले ले, और तो तुझे फायदा ही होगा, तू किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था MEIS और SEIS स्कीम के बारे में। आई होप आपको ये स्कीम जनरल सेंस में समझी होगी, बाकी डिटेल डिस्कशन तो हम आगे करेंगे ही करेंगे। नाउ यस समझा होगा तो यस बोलिए। यस थोड़ा ओके हम रूबरू हो जाते हैं, हम कुछ बातचीत करते हैं तो मज़ा आएगा। देखो भाई थेरी पढ़ा रहा हूँ, है थेरी इजी, समझने भी इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपका ध्यान चाहूँगा और आपका इन्वॉल्वमेंट भी चाहूँगा, तो डिस्कशन में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, आर यू रेडी? यस और नो? चलिए जवाब देते जाइएगा। उसके बाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, EPCG स्कीम, आई रिपीट द वर्ड EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। ठीक है, ये क्या है भाई? ये जो दो स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये फोकस करती है इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे नहीं। आप रॉ मटेरियल इनपुट्स ले सकते हो विदाउट टैक्सेस, ये दो स्कीम फोकस करती है। लेकिन जहां तक है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये कैपिटल गुड्स पे फोकस करती है। मतलब क्या कि भाई आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, लेकिन आप एक्सपोर्ट गुड्स बना रहे हो, और अगर जो आप गुड्स बना रहे हो उसके लिए आपको मशीनरीज चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। इन सिंपल वर्ड आपको क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स चाहिए। अब आपको चाइना से मशीन लानी है, आपको जापान से मशीन लानी है, तो अब ये मशीन लाने के लिए भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। गवर्नमेंट कहती है कि चल भाई अगर तू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस लेता है कि तू इतना एक्सपोर्ट करेगा, जैसे भाई जितने की मशीन्स है और उसके ऊपर जो टैक्स हो रहा है उसका 6 टाइम्स, ऐसे उन्होंने दिया है कि भाई उसके 6 टाइम्स तुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ लो तू यहाँ पे मशीन्स ला रहा है 50 करोड़ का, उसके ऊपर पूरे कस्टम ड्यूटी लग रही है, समझ लो यहाँ
20 करोड़, सॉरी 50 करोड़, 10 करोड़ का कस्टम ड्यूटी ला रहा है, कस्टम ड्यूटी लग रहा है, टैक्सेस लग रहे हैं, तो 10 करोड़ का 6 टाइम यानी 60 करोड़ तुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेता है क्या ऑब्लिगेशन 60 करोड़ का? अगर तू ये ऑब्लिगेशन लेता है तो ठीक है ना, हम तुझे मशीनरी लाने देंगे विदाउट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट अगर आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लेते हो तो आपको कैपिटल गुड्स लाना अलाउ करती है विदाउट ड्यूटी, जिसको हम कहते हैं, कम ऑन एक बार मेरे साथ 3 बार कहना, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, ईपीसीजी। कम ऑन, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी उन्होंने कंडीशंस है। अगर आप स्पेयर्स लाओगे मशीनरी के तो कितना अलाउड है, एसेसरीज लाओगे तो कितना अलाउड है। जैसे आपको मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ और फिर से भी कह देता हूँ कि ये जस्ट जनरल डिस्कशन है, हम पूरी स्कीम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्कीम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट जनरल डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। उसके बाद में बेटा यहाँ पे 7 नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी एंड बीटीपी स्कीम्स। जैसे इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ईओयू बनाए गए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाए गए, जो स्पेशली एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। उसको गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज देती है, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस से यहाँ पे बेनिफिट्स देती है, यानी उनको बहुत से प्रोसीजर कंप्लायंस के बाहर रखती है। ईएसटीपी क्या होता है, लिखना है तो आप लिख लेना साइड में। ईएसटीपी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ओके, एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। और बीटीपी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बीटीपी बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिट्स ईओयू में है, ईएसटी में, ईएसटीपी में है, एसटीपी में है, बीटीपी में है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी स्पेशली आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि आप भी पूरे एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो। तो ये सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको कैसे देखेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डीम एक्सपोर्ट्स, ओके, ये कंसेप्ट हमने जीएसटी में पढ़ा था कि आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे लोगों को सप्लाई कर रहे हो। थोड़ा एफटीपी में अलग वे से पढ़ना है। हमने जीएसटी में डीम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देखी थी, वो कुछ अलग देखी थी। यहाँ पे एफटीपी में डीम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन कुछ अलग है। दोनों में डिफरेंस मैं पढ़ाऊंगा जब हम डीम एक्सपोर्ट कंसेप्ट एफटीपी में पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, सॉरी बेटा, जस्ट मिनट। अगर हम बात करें, चलिए, तो डीम एक्सपोर्ट, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पर ऐसे लोगों को सप्लाई कर रहे हो जो आप आगे बेचने वाले। यस, पार्क, PARK, सही कह रहे हो आप, ओके, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, PARK, पार्क, सही है। ठीक है, तो डीम एक्सपोर्ट पे आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आगे एक्सपोर्ट करने वाला है, तो आपका जो सप्लाई होता है वो डीम एक्सपोर्ट माना जाता है। तो आपने उस बंदे को दिया जो आगे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेगा, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप जिस बंदे को दे रहे हो उसे डीम एक्सपोर्ट माना जाता है। उसके बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी SEZ के लिए क्या है, कैसी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी ये ऐसे बड़े बड़े जोन बनाए जाते हैं इंडिया में जो स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए होते हैं, जहाँ बहुत सारी कंपनीज अपने यूनिट सेटअप करती है एक स्पेशल जोन में। ये एक अलग ही आइलैंड माना जाता है। जैसे इसको तो ऐसे माना जाता है जैसे वो इंडिया के बाहर ही है, होता इंडिया में ही है, मुंबई में है, कि गुजरात में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर आप देखते हो तो होता इंडिया में ही है, लेकिन उसको पूरी ट्रीटमेंट ऐसी मिलती है जैसे वो इंडिया के बाहर है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में क्या कहती है, ये हम डिस्कस करेंगे, और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस, उस पर भी हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। तो ये 10 पॉइंट पर हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी समझना है। नो डाउट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। आउट ऑफ 5 3 मार्क्स चाहिए ना? यस कहो, यस सर चाहिए हमें,
3 मार्क्स। तो फिर जो जो मैं कहूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो पहले लेजिस्लेटिव, यहाँ पे लेजिस्लेशन रिगार्डिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कंटेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके बाद में स्कीम्स में जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आइदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, MEIS और SEIS, ये 2 स्कीम है। यानी यहाँ पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट EPCG स्कीम जो स्पेशली कैपिटल गुड्स के लिए है, और जो यूनिट स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए बनाए गए जैसे SEZ में है, EOU में है, जो जिन्होंने EOU के लाइसेंस लिए, उससे रिलेटेड हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है, और ये मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इतना हमें पढ़ना है। एक बार फिर से कह देता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट ने ये ब्रॉड डिस्कशन रखा हुआ है। वैसे तो अमेंडमेंट होते रहती है इसके ऊपर, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट उससे इनकॉर्पोरेट नहीं करती है, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई आपको 3000 पेजेस और 4000 पेजेस इतना बड़ा बुक नहीं पढ़ना है। आपको जस्ट ये जो 25 पेजेस मैंने दिए है, इसके साथ जो क्वेश्चनर है उतना ही पढ़ना है। ओके बेटा, यस और नो? तो स्टार्ट करें हम, बोलो फटाफट, स्टार्ट करें क्या डिस्कशन ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स मिलेंगे, जैसे AA मतलब एडवांस ऑथराइजेशन। तो पढ़ते पढ़ते ये एक्रोनिम्स कहीं यूज हुए तो हम ये पेज रेफर करेंगे और इससे वो वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लो, जैसे ANF, आयात निर्यात फॉर्म। अब सर ये आयात निर्यात फॉर्म क्या होता है? आयात निर्यात आपको पता है, आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट में ANF कहेंगे। CBI से आपको पता है। तो इस तरह के कुछ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं। हाँ, MEIS जिसको पूरा डिटेल में कहते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। आप इसको इंसेंटिव स्कीम भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल नाम है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, तो चलिए ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम ये एक्रोनिम्स को रेफर करेंगे। देन चलिए आ जाइए इस पेज पे। लेजिस्लेशन गवर्निंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। भाई पार्लियामेंट में लॉ बनता है, ये तो सर आपने पढ़ाया है। ठीक है, कौन सा ऐसा लॉ है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्न करता है? तो लॉ का नाम है बेटा फॉरेन ट्रेड D&R एक्ट 1992। ठीक है, अब 1992 के पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री यही है बेटा, क्योंकि हमारी ग्लोबल पॉलिसी ओपन हुई थी 1992 में अंडर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर तब वो थे, और उन्होंने यहाँ पे नरसिंह राव गवर्नमेंट के अंडर में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ओपन किया था। तो एक्ट का नाम, पहले एक्ट तो बहुत छोटा है, 15-20 पेजेस का एक्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रोसीजरल बुक है वो जाती है 3000 बुक्स की। नॉर्म सियोन बुक है, उसके बाद में हैंडबुक है इसकी, तो वो जब लगभग इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बुक्स होती है। एक्ट तो वो छोटा है। एक्ट का नाम है फॉरेन ट्रेड
डी एंड आर एक्ट। ओके, तो डी और आर का मतलब क्या, तो आपको लिखना है तो आप साइड में लिख सकते हो। ओके, डी मतलब डेवलपमेंट, और आर मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशंस, जिसमें रूल्स भी होते हैं। ओके, स्पेशल रूल बनाए जाते हैं। तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, इस एक्ट के तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। तो हर नई गवर्नमेंट अपनी 5 साल की पॉलिसी बनाती है। अभी जो पॉलिसी चालू है वो है 2015-2020 पॉलिसी, जो इवन दो नई गवर्नमेंट आई पर उसको ही एक्सटेंशन दिया गया है, और इसके एनुअल अपडेशंस होते रहते हैं। मतलब मैंने आपको कहा कि भाई अमेंडमेंट्स तो होते रहती है, पर हमें पूरी अमेंडमेंट्स लागू नहीं होती है, हमें जनरल डिस्कशन रखा हुआ है सिलेबस में। भाई चलो, अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई एक्ट तो है, तो ये एक्ट के तहत एक मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्ट्री ये पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे आपको याद होगा तो हमारा कस्टम्स एक्ट है, जीएसटी है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बोलिए कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। कस्टम्स, एक्साइज या फिर जीएसटी, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। यस, कम ऑन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यस। अगर आपको याद होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हमने कस्टम्स देखा था, कस्टम्स देखा था, सीजीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, आईजीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और जहां तक देखा जाए एक्साइज तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ओके, तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर, पहला दिन का लेक्चर मैंने आपको बताया था। लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाँ, दोनों मिलकर, ये दोनों एक में की हेल्प लेते ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में चलता है, जिसके अंडर में एक बोर्ड, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, तो ये जो है डायरेक्टर का ऑफिस बनाया गया है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक बोर्ड बनाया गया, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी बनाया गया। लेकिन यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हैंडल करने के लिए डीजीएफटी बनाया गया। एक बार फिर से कुछ बातें मेरे साथ लर्न करनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स मेरे साथ आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो फ्रेमवर्क कैसा है देखो, एक्ट का नाम है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, जिसके तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है, हर 5 साल की पॉलिसी बनाई जाती है। जो कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंडर यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिस बनाया गया है जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर, निर्माता, तो यहाँ पे निर्माता, निर्देशक सब यही होता है। मतलब क्या, ऐसा समझ लो कि ये जो ऑफिस है यही सब कुछ हैंडल करता है। ये अगले साल का पॉलिसी 5 साल का कैसा होना चाहिए, हमने किस पर एम्फोसाइज करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ डिसीजन ये डीजीएफटी करता है। ये पूरा निर्माता है इस बात का। ओके, तो यहाँ पे भाई मिनिस्टर तो क्या है, मिनिस्टर तो हाई कर दे रहते हैं। ओके, मेन निर्माता तो ये होते हैं, सीबीआईसी इधर होता है। तो ये डीजीएफटी क्या करता है, ओके, अगले 5 साल की पॉलिसी पहले तो ब्रॉड सेंस में फॉर्मुलेट करता है, बनाता है। ओके, उसके बाद में नो डाउट वो हर चीज पॉलिसी के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है उसको कंट्रोल भी करता है और सुपरवाइज भी करता है। भाई ये पॉलिसीज बनती कैसे है, तो मैं पैसे फिर से कहता हूँ, हाँ, यहाँ हमको 3,000 पेजेस का बुक तो पढ़ना नहीं है, हमें आगे जो जनरल डिस्कशन है बस उतना ही पढ़ना है। तो डीजीएफटी फॉर्मुलेट द पॉलिसी, कंट्रोल द पॉलिसी एंड सुपरवाइज द पॉलिसी। लेकिन ये डीजीएफटी क्या अकेला अपना चल सकता है, भाई अकेला चलो रे, मैं अलग से चलता हूँ, अकेला चलता हूँ, क्या डीजीएफटी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डीजीएफटी जो काम करता है वो 3 डिपार्टमेंट को साथ में लेके काम करता है। सीबीआईसी नो डाउट उनकी हेल्प लेकर काम करता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि जब भी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी बनेगी तो टैक्स इंपैक्ट तो हो गए। चलो भाई, अब डीजीएफटी ने कहा कि इस गुड्स का इंपोर्ट अलाउ करो, इस गुड्स का एक्सपोर्ट अलाउ करो, लेकिन भाई एक्सपोर्ट पे तो टैक्स भी लगता है, कस्टम भी लगती है, डोमेस्टिक टैक्सेस भी लगते हैं। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। भाई डीजीएफटी ने पॉलिसी तो बना दी कि भाई ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो, पर ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो और उसके लिए प्रमोट करने के लिए कुछ भी हो तो वो पॉलिसीज बनाओ। आपने तो बना दी, एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे दी होगी आपने उसको, और एक्सपोर्ट करना आसान कर दिया होगा, लेकिन साथ साथ में टैक्स बेनिफिट तो देने पड़ेंगे, और टैक्स बेनिफिट देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स लगाना उसके कंट्रोल में, मतलब सीबीआईसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो तीनों डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलता है, सीबीआईसी और आरबीआई के साथ भी उसका कंटिन्यूस यहाँ पे कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आनी है। अब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आनी है तो आरबीआई उसके ऊपर कंट्रोल रखती है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज प्रॉपरली इंडिया में आ रही है नहीं आ रही है, तो उनके साथ भी काम किया जाता है। और स्टेट वैट डिपार्टमेंट, जिसको आज आप एसजीएसटी डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, या वैट डिपार्टमेंट अभी भी है, क्योंकि कुछ गुड्स पे आज भी वैट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल है, आज भी वैट है। तो जहां तक देखा जाए तो उनके साथ मिलकर काम किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपको मेरा पहला सेशन याद होगा, याद आना ही चाहिए, अगर आपको मेरा पहला सेशन याद होगा तो हमने देखा था पहले लेजिस्लेटिव ऑर्गन, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हेड होते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर। फिर उनके अंदर पूरी सेना बनते, उनके अंदर बोर्ड होते हैं, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, और सीबीआईसी के अंदर पूरी सेना होती है। आपको याद है कि भाई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर, और पूरी आगे एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर एक्सेट्रा। तो ये होती है कि पूरे इंडिया में जाओ, फैल जाओ, ओके। और यहाँ आप टैक्स सही ढंग से कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जाके देखो। तो बेटा डीजीएफटी की कोई अपनी सेना होती है क्या कि उनका डीजीएफटी यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नहीं, डीजीएफटी की अपनी कोई सेना नहीं होती है। जैसे सीबीआईसी की अपनी सेना होती है, डीजीएफटी की अपनी कोई भी यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं होते हैं। डीजीएफटी जो भी पॉलिसी बनाता है वो एग्जीक्यूट करता है कस्टम डिपार्टमेंट। रिटेक डीजीएफटी जो भी अपनी पॉलिसी बनाता है वो एग्जीक्यूट कौन करता है? कस्टम डिपार्टमेंट। और कस्टम डिपार्टमेंट जो है किसके कंट्रोल में? सीबीआईसी के कंट्रोल में। इसलिए उनको सीबीआईसी की हेल्प लेना ही पड़ता है और सीबीआईसी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट पे दो जिम्मेदारियां है। बताओ कौन सी दो जिम्मेदारियां है? एक तो कस्टम्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ऊपर से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन करना। इसलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये कस्टम्स का पार्ट है। कम ऑन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये कस्टम का पार्ट है। क्लियर? यस और नो? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीबीआईसी कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे इट हैज टू डिपार्टमेंट, नेमली कस्टम्स एंड सेंट्रल जीएसटी फैसिलिटेट इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ एफटीपी। यानी नो डाउट कस्टम डिपार्टमेंट और सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ये दोनों हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट हेल्प करते हैं। उसके बाद में कस्टम अथॉरिटी फॉलो द पॉलिसी फॉर्म बाय डीजीएफटी वाइल क्लियरिंग द गुड्स। जब भी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होगा या इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में इंपोर्ट होगा या इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उन्होंने सही ढंग से रूल्स फॉलो किए हैं क्या, कंडीशंस फॉलो किए हैं क्या? क्योंकि बहुत सी बार कुछ गुड्स होते हैं जो फ्री इंपोर्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हो तो बहुत सी बार इंपोर्ट कुछ रेगुलेशन में होता है। रेगुलेशन में होता है मतलब क्या? कुछ गुड्स फ्री इंपोर्ट है, पर कुछ गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आगे बताओ, कुछ गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी है कि आप कुछ गुड्स नहीं ला सकते। चाइना से आप मिल्क नहीं ला सकते हो, आप केमिकल्स नहीं ला सकते हो,
आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं ला सकते हो। अब ये किसने डिसाइड किया? क्या ये कस्टम्स एक्ट ने डिसाइड किया? नहीं, कस्टम एक्ट को क्या लेना देना है? कस्टम एक्ट को तो कस्टम ड्यूटी से लेना देना है और प्रोसीजर से लेना देना है। पर आप क्या ला सकते हो, क्या नहीं ला सकते हो, या इंडिया से क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये कौन डिसाइड करता है? ये डीजीएफटी डिसाइड करता है दोस्तों, वही सब कुछ है। ओके, तो वो कहते हैं ना, सर्वो सर्वे है डीजीएफटी। तो ऐसे सिचुएशन में तो समझ लो आपने चाइना से कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाया, कॉस्मेटिक लाया, तो ये कौन चेक करेगा कि ये अलाउड है या नहीं है? ओके, बहुत से गुड्स तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से होने चाहिए, बीआईएस उसका होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भाई इंडिया का कुछ स्टैंडर्ड है, कोई भी फालतू गुड्स इंडिया में नहीं आ सकते। तो ये सब जो चेक करता है वो कस्टम डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे जिसे हम कस्टम ऑथोरिटीज कहते हैं, वो सब कुछ चेक करता है। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी नीड टू इन्वॉल्व फॉर ऑल मैटर ऑफ एक्सपोर्ट वेयर गुड्स हैव टू बी क्लियर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। जैसे सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है, और सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब अगर आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको आईजीएसटी देने की जरूरत नहीं है, जीएसटी देने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो। तो नो डाउट ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ साथ जीएसटी डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीजीएफटी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना जीरो रेटेड सप्लाई हुआ, क्या, तो ये पूरा डेटा जीएसटी डिपार्टमेंट को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में बेटा अगर हम बात करें आरबीआई, आरबीआई इज अ नोडल बैंक इन कंट्री विच फॉर्मुलेट द पॉलिसीज रिलेटेड टू, अंडरलाइन, मैनेजमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सीधी बात है भाई, हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। क्यों प्रमोट करना चाहते हैं? क्योंकि पैसा आ रहा है। तो कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है, इसके लिए हमें आरबीआई हेल्प करेगी, वही मॉनिटर करेगी। इट्स ऑल्सो मॉनिटर द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आरबीआई वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट वैट डिपार्टमेंट, सिंस द वैट इज पेबल ऑन डोमेस्टिक गुड्स बट नॉट ऑन एक्सपोर्ट गुड्स, तो फॉर्मेलिटी विद द स्टेट वैट डिपार्टमेंट अज्यूम इंपॉर्टेंस इन इंश्योरिंग द टैक्स फ्री एक्सपोर्ट। मतलब वैट डिपार्टमेंट भी एक तरह से डीजीएफटी के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये था बेटा एक फ्रेमवर्क की, ये एक बार फिर से फटाफट यहाँ लर्न कर लेते हैं। एक्ट कौन सा है? तो यहाँ एक्ट है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, जिसके तहत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। ये जो है किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंडर डीजीएफटी फॉर्म किया जाता है। उनका काम क्या होता है? पूरी 5 साल की पॉलिसी बनाना, कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना। ये 3 डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। कौन से 3 डिपार्टमेंट? सीबीआईसी, आरबीआई और वैट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और एक में एक के साथ डेटा एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा legislation governing foreign trade policy। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो था ही नहीं, सिंपल थ्योरी डिस्कशन था और इजी डिस्कशन था। अगर आप ये इग्नोर नहीं करोगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, तो आपको इजीली 3 मार्क्स मिल सकते, इजीली, और आप अपना अबो 80 का टारगेट पूरा कर सकते हो। तो जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, सबको समझ में आया? चलिए, तो देखो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रूल्स एक्ट या रेगुलेशन एक्ट आप बोल सकते हो, 1992, इट प्रोवाइड्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटिंग इंपोर्ट इनटू और ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भाई देखो, हम यहाँ ये जो है फॉरेन ट्रेड डेवलप तो करेंगे, लेकिन हम रेगुलेट भी करेंगे। ठीक है, हमारा कंट्रोल भी रहेगा। इंपोर्ट को हम फैसिलिटेट करेंगे, मतलब जितना इजी हो सके इंपोर्ट को अलाउ करेंगे, पर हम रिस्ट्रिक्शंस भी रखेंगे। ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ऑग्यूमेंटिंग यानी बढ़ावा, ओके, यानी हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी देंगे, ऑग्यूमेंट करेंगे,
ओके, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो। ठीक है, तो ये मेन जिसके लिए एक्ट बनाया गया, ओके, 1992 में पहली बार बनाया गया था। चलिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मीनिंग हम इसको अब कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सर एग्जाम के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम के हिसाब से थोड़ा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एग्जाम के हिसाब से भी पढ़ा होगा, इसको प्रायोरिटी बी में रखिएगा। अगर आप एग्जाम के हिसाब से देखना चाहते हो तो प्रायोरिटी बी में रखिए। ओके, इसमें हम क्या देखने वाले हैं भाई, फॉरेन ट्रेड मीनिंग क्या है, ये बनाई क्यों जाती है, ऑब्जेक्ट क्या है, और इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। स्पेशली मोदी जी की 5 साल की जो पॉलिसी थी, ओके, फॉरेन ट्रेड बात करें, मैं फॉरेन टूरिज्म नहीं, वो बात अलग है कि मोदी जी फॉरेन टूरिज्म पॉलिसी में ओके बहुत आगे रहे, ओके बहुत घूम के आए मोदी जी वो बात अलग है। चलिए, तो हम ट्रेड की पॉलिसी की बात करेंगे। तो ये पॉलिसी ने ये 5 साल में और अभी जो कंटिन्यू कौन सी बातों पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया, गाइडिंग प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पर मैं वैसे भी कर रहा हूँ प्रायोरिटी बी में रखना। चलिए, तो पहला देखते हैं मीनिंग। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन और प्रोसीजर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तीनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको गाइड करता है, प्रोसीजर बताता है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यानी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो यहाँ कंडीशंस में रखता है। ओके, उसकी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में रखना है। इश्यूड और लेड डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ मैटर रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनटू और फ्रॉम इंडिया। जनरल प्रोविजन, जैसे अगर हम देखें तो क्या जनरल प्रोविजंस हैं, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विथ डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी लिखना होगा तो लिख देना डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अनाउंस इन एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में ये बनाई जाती है, पर कोविड के वजह से टाइम नहीं मिला, इसलिए 2020 में 21 में अभी तक कोई नई पॉलिसी नहीं आई है, आगे भी पता नहीं, पर अभी तक तो कोई पॉलिसी नहीं आई है। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल एज एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, ये वर्ड याद रखना। ओके, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एग्जिम पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑडिट करते हो तो इंडस्ट्री में ये वर्ड बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, इन सिंपल वर्ड, जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहेंगे। चलिए, अब दूसरी बात डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भाई क्यों बनाया जाता है। ओके, ये ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में हम इतना क्यों सोचते हैं, क्यों बनाया जाता है। डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी क्या, अब देखो यार, इतना बड़ा मार्केट है, ये ग्लोबल मार्केट है, इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग जगह डिमांड है। भाई इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ जो साउथ अफ्रीका में डिमांड है, हैंडीक्राफ्ट इंडिया का यूरोप में बहुत डिमांड है, तो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट के पोटेंशियल्स हैं, कहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे अगर आगे आप आओगे तो यस, स्पेशली एक जस्ट मिनट, हाँ, बोर्ड ऑफ ट्रेड, नेक्स्ट पेज पे देखोगे बीओटी, एक स्पेशली बोर्ड बनाया जाता है जो कंटिन्यूस इस पे काम करता है कि कहाँ इंडिया का गुड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ मार्केट बना सकते हैं। तो यस, ये फॉरेन ट्रेड का एक मेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अब ये इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यानी क्या कि भाई ठीक है, ये प्रोडक्ट की डिमांड ये कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, जैसे साउथ अफ्रीका ले लो, मलेशिया ले लो, यूरोप ले लो, ये प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को। तो हमने पोटेंशियल्स तो देख लिया, लेकिन अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाए, हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को किस तरह से सपोर्ट दिया जाए। इसके लिए अलग अलग स्कीम्स होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ईपीसीजी स्कीम। तो इस तरह इंसेंटिव स्कीम जो MEIS और SEIS है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो MEIS और SEIS पे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकरेज किया जाता है। थर्ड, इनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड एंड क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको फेमा तो आपने पढ़ा ही होगा। तो एक एक्सपोर्ट करके हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट भाई मोदी जी की 2015 और 20 की पॉलिसी, जिसका सब इंडस्ट्री को बहुत मोदी जी से अपेक्षा थी। तो उन्होंने किस बेस पे अपने प्रिंसिपल्स रखे? भाई मोदी जी ने कहा कि मेरी रणनीति क्या होगी अगले 5 साल में, मेरी पॉलिसी क्या होगी, मैं किस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20। तो मोदी जी ने अपनी रणनीति क्या बनाई फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड? तो देखिए, the guiding principles of FTP 2015 and 20 are as follows: generation of employment and increasing the value addition in a country in keeping with Make in India vision। ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीच में हवा चली थी और अभी भी है, मेड इन इंडिया। मोदी जी ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। मेड इन इंडिया मतलब फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में लाया जाए, इंडिया में रॉ मटेरियल लाया जाए और यहाँ से इंडिया में बनाकर एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे अभी अगर आप करंट इश्यू में देखा जाए तो नितिन गडकरी जी टेस्ला को बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालो, हम कार इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंडिया में डालो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बहुत फोर्स कर रहे हैं वो। तो इंडिया में अगर आप डालो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सॉरी बेटा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नो डाउट वैल्यू एडिशन तो होगा ही कंट्री में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। उसके बाद में हम इंडिया में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा ही। तो ये एक मेन ऑब्जेक्ट था मोदी जी का, मेक इन इंडिया विजन से काम कर रहे थे, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो था ही और वैल्यू एडिशन इन अ कंट्री भी था। दूसरा, ये तो बेटा जैसे बीकॉम की एग्जाम लिखते हो ना वैसे लिखने का आंसर, एकदम बिल्कुल सप्लीमेंट लगा के पॉइंट्स लिखते जाने का। दूसरा, यहाँ पे कभी बीकॉम की एग्जाम लिखी है आपने? मुझे याद आता है बीकॉम की एग्जाम, कोई क्वेश्चन की मुझे 1-2 लाइन याद आती थी, लेकिन मैं पूरा पेज जरूर भरता था। आपको याद आती है? और हम पढ़ते भी ऐसे थे कि 4 दोस्त एक बुक, कुछ चैप्टर तू ले, कुछ चैप्टर्स तू ले, कुछ चैप्टर्स तू ले, और जो हम पढ़ रहे हैं ओके मेरा हो गया फिर तू रख, तेरा हो गया तू रख, और एग्जाम में सिर्फ 2 लाइन याद आना और पूरा पेज भरना और सप्लीमेंट लगाना, इसमें तो और मज़ा आता था। आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही होगी। तो चलिए, सेकंड, focus on improving ease of doing business and trade facilitation by simplifying the procedure and extensive use of e-governance। ये थोड़ा एक वर्ड पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, वो है एक्सटेंसिव यूज ऑफ ई गवर्नेंस। यस, मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के राज में मोस्टली सभी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। ई गवर्नेंस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। 2014 के पहले बहुत से डॉक्यूमेंट फिजिकल थे, मोदी जी ने उसको ऑनलाइन लाए, जैसे बिल ऑफ एंट्री है, शिपिंग बिल है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, मैनिफेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन लेके आ गए। ओके, उसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे उन्होंने बहुत ख्याल रखा। मुझे याद है 2013 में मेरे एक क्लाइंट ने जब इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किया था तो कुछ 16 डॉक्यूमेंट्स थे अलग अलग। आप सर आपने तो हमें कस्टम में पढ़ाया नहीं क्योंकि अभी है ही नहीं, पर तब तो ऐसे होता था कि मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता था, 16 डॉक्यूमेंट्स लगते थे एक गुड्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, आज इतना इजी कर दिया उन्होंने कि 3 मेन डॉक्यूमेंट्स पे आपका क्लियरेंस हो जाता है। ऑफिसर को डाउट होगा तो ही वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगा, अदरवाइज 3 ही डॉक्यूमेंट पे आपका वो क्लियरेंस हो जाएगा। कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स पे हो जाएगा? अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस और आपका पेमेंट चालान, बिल सब ऑनलाइन है, पेमेंट चालान बस खत्म, ये पहले कंप्लाई कर दो। फिर अगर ऑफिसर को डाउट है तो आपसे एक्स्ट्रा मांगेगा, अदरवाइज आपसे एक्स्ट्रा भी नहीं मांगेगा, हो गया। तो ये उन्होंने बहुत ध्यान रखा। एक्सपोर्ट के केस में पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे, अब बहुत इजी कर दिया। शिपिंग बिल पे अगर ड्यूटी होगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो उसका पेमेंट चालान, बस बात को ख़त्म करो, एक्सपोर्ट कर दो। तो दूसरा, ट्रेड फैसिलिटेशन, हाँ, यानी जितना हो सके बाहर का ट्रेडिंग, उसके बाद में शिपिंग उन्होंने इजी कर दिया, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया, और मोस्टली उन्होंने पेपरलेस वर्किंग पे काम किया, मतलब वही ई गवर्नेंस पे काम किया, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बंद कर दिए। तीसरा, इंक्रीजिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट,
ई कॉमर्स पे मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज पे। ओके, जैसे जिसे हम कहते हैं ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बॉस अमेजोन में पिछले 2 साल में कमाल कर दिया अमेजोन ने, और कोविड में तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया। चलो भाई, अमेजोन फॉरेन की कंपनी है, लेकिन मोदी जी ने यहाँ पे जो है, यस, ओके, भाई इंडिया से भी गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इंडिया के बाहर जाए, तो ई प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत इंसेंटिव्स दिए, बेनिफिट दिए, जो स्पेशली इंडिया के बाहर अपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 5 साल में उनका क्लियर ये था विजन, बहुत क्लियर विजन था कि मेक इन इंडिया पे एम्फेसाइज किया जाए, ई गवर्नेंस पूरा लाया जाए, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। उसके बाद में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आप अंडरलाइन कर सकते हो। स्टेप टू एनकरेज मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट बाय एसईजेड, ईओयू, एसटीपी, एएसटीपी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ईओयू में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कन्वर्ट किया गया कि भाई आप मैन्युफैक्चर हो, एक यूनिट एसईजे में भी डाल दो, आप एक्सपोर्ट करो, क्या प्रॉब्लम है, हम आपको एनकरेज करते हैं, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको लोन देंगे, हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपको बिजली फ्री देंगे। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एसईजेड जोन को, और मैं आपको फ्रैंकली कहता हूँ पिछले 6-7 साल में ही एसईजेड जोन बहुत बड़े इंडिया में, हर इंडस्ट्री को बहुत समझाया गया और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाए गए। कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया गया, एसटीपी, एएसटीपी, और ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रमोट किया था। मुझे याद है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पिछले 15 साल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखे गए, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिज़ाइन करते वक्त ये सेक्टर को बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन दिया गया। उसके बाद में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, अभी हमने देखा एमईआईएस और एसईआईएस जो अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज में, उनको स्क्रिप्ट दी जा रही है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब एमईआईएस जब पड़ा होगा या एसईआईएस स्कीम पड़ा होगा, तो उस स्कीम के तहत, अब ये एमईआईएस एसईआईएस स्कीम मोदी जी ने लाई, इसके पहले जहाँ तक देखा जाए तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस को बेनिफिट दिए थे, अदर सर्विसेज को बेनिफिट नहीं दिए थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एसईआई स्कीम में मोस्टली मैक्सिमम बहुत सारी सर्विसेज को बेनिफिट दिए गए कि अगर आप इंडिया से के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो हमारे से आप स्क्रिप्ट लेके जाओ, रिवॉर्ड स्कीम लेके जाओ। उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए स्पेशल एफर्ट्स टू रिजॉल्व क्वालिटी कंप्लेंट्स, ट्रेड डिस्प्यूट टू वेरियस मेजर टेकन इन द सेट डायरेक्शन। देखो क्वालिटी कंप्लेंट्स इंडियन गुड्स के बारे में बहुत ज़्यादा रहती थी। मुझे याद है, आप तब तो पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन 80s में और 90s में, ओके, जहाँ तक इंडियन गुड्स को पुअर क्वालिटी गुड्स देखा जाता था इंटरनेशनल मार्केट में। अब भाई इंडिया का है क्या, तो पुअर क्वालिटी का होगा। हाँ, जापान मेड गुड्स को अच्छे क्वालिटी का देखा जाता था, और सच में ऐसा था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर क्वालिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बस मैन्युफैक्चर करो, पैसे की बचत करो। ये पैसे बचत मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में, बहुत ज़्यादा है इंडिया में, यानी आगे बढ़ने की मेंटेलिटी से ज़्यादा पैसों की बचत की मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम रिसोर्सेज को पूरे यूज़ नहीं कर पाते थे, क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो क्वालिटी के ऊपर कंप्लेंट्स आती थी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इंडस्ट्री को ट्रेनिंग दी गई, समझाया गया, तो उसके ऊपर काम किया गया, ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड काम किया गया। The number of mandatory documents required for export import of goods from or into India have been reduced to 3 each। मैंने पहले यह कहा था 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है, कि बस इतने डॉक्यूमेंट्स पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस और पेमेंट, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इनवॉइस और पेमेंट, बात खत्म। 3 डॉक्यूमेंट पे क्लियरेंस लेके जाओ, डाउट होगा तो हम मांगेंगे। और फैसिलिटी ऑफ 24/7 कस्टम क्लियरेंस ऑन स्पेसिफाइड पोर्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। पहले ऐसा था कि 5 बजे तक कस्टम डिपार्टमेंट खुला रहता था, ओके, उसके बाद नहीं, अगर आपको फास्ट क्लियरेंस करना है तो नेक्स्ट डे आ जाओ। लेकिन मोदी जी ने ये किया कि कुछ पोर्ट पर 24 घंटे की फैसिलिटी दी और 7 दिनों की फैसिलिटी दी, जिससे क्लियरेंस करना बड़ा आसान हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखे बेटा कि मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलो एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो कि यहाँ पे
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गाइडलाइन, प्रोसीजर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो गवर्नमेंट बताती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पे बताती है। जनरल प्रोविजन मोस्टली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विद डीजीएफटी फॉर्मुलेट होता है, हर 5 साल में होता है, और ये पॉलिसी जो है इसे एग्जिम पॉलिसी भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट को पोटेंशियल्स को डेवलप करना, परफॉर्मेंस बढ़ाना, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और एक्सपोर्ट ट्रेड को इनकरेज करना। गाइडिंग प्रिंसिपल, चलो मेक इन इंडिया विजन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। ई गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस पे ध्यान दिया गया, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। SEZ, EOU, ESTP जो ये स्पेशल जोन्स होते हैं उसके ऊपर भी काम किया गया। क्रेडिट स्क्रिप्ट दी गई। उसके बाद में जो क्वालिटी कंप्लेंट्स आ रही थी इंडियन गुड्स की उस पर भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम कर दिया गया, और 24/7 यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस रखा गया। ये कुछ चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। चलो बेटा, आई बात समझ में? अरे भाई मज़ा आ रहा है कि थेरी बोर हो रही है? गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, पर है तो थेरी बेटा। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसमें जितना ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा हो, पर अल्टीमेटली है थेरी, पहले ही कह रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP, फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल और सुपरवाइज बाय DGFT, ये हमारा डिस्कशन हो गया। DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आती है। रोल ऑफ DGFT, ओके, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है? इशू ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन मतलब लिख दो परमिशन, परमिशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो बहुत से आपको परमिशंस, जो कोई गुड्स फ्री गुड्स होगा, प्रोहिबिटेड गुड्स होगा, या आपको स्पेशल केस में इंपोर्ट करना होगा, या आपको कोई स्कीम लेनी है, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG स्कीम, DFIA स्कीम, तो ये DGFT उसकी परमिशन आपको देता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो यहाँ पे ये सब ऑथराइजेशन DGFT देता है। IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनकम टैक्स में होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, GST में होता है GSTIN, और कस्टम में होता है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यानी अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन, यानी जिसे हम कहते हैं कोड, होना जरूरी है। और कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो ये IEC कोड कस्टम डिपार्टमेंट नहीं देता है, ये DGFT के पास अप्लाई करना पड़ता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो ऑफिसेस है वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, और ये कोड मिलने के बाद ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ DGFT इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ FTP। ख्याल रहे, FTP जो है ये पॉलिसीज है, ठीक है? तो इस पॉलिसी में अगर आप कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जो DGFT की ऑर्डर होगी वो फाइनल होगी और वो बाइंडिंग होगी, इसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हो सकती। तो जो भी DGFT ने इंटरप्रिटेशन किया होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, या जो भी क्लासिफिकेशन किया होगा आइटम्स का, ओके, तो ये बस यहाँ पे वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा। ये लाइन पढ़ना चाहता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम इन ITC। ITC मतलब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, तो यहाँ पे लिखो ITC। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो ITC का मीनिंग आपको मिल जाएगा, और वो है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड। ओके, ITC लिखो, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड। भाई ये इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड क्या होता है? क्या होता है, जैसे टैरिफ बनाया जाता है और टैरिफ में HSN सिस्टम होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, 8 डिजिट, हर प्रोडक्ट को कोड दिया जाता है। वैसे FTP में भी एक स्पेशल बुक है जिसको ITC HSN कहा जाता है। यहाँ ITC का मतलब इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड।
ये एक बहुत बड़ा बुक है, इसमें हर प्रोडक्ट को एक कोड दिया गया और उससे रिलेटेड पॉलिसी बताई गई, यानी जब आप इंपोर्ट करोगे तो ये प्रोडक्ट जो है लाते वक्त आपको कौन सी बात का ख्याल रखना है, कौन से गुड्स फ्री आ सकते हैं, कौन से गुड्स कंडीशंस पे आ सकते हैं, कौन से गुड्स प्रोहिबिटेड है, तो वो सब जो आपको मिलेगा इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड्स में। उसके सियोन, सियोन यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या रहेगा। अब सर ये क्या है, थोड़ा रुक जाना, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ ये बुक में मिलता है, और जो यहाँ पे डीजीएफटी फाइनल करेगा वही फाइनल रहेगा बेटा, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल हो सकती। ये काम करेगी डीजीएफटी सीबीआईसी के साथ, आरबीआई के साथ और स्टेट वैट डिपार्टमेंट के साथ। चलिए, कंटेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कंटेंट क्या है, क्या रिसोर्स मटेरियल है, तो इनकी मेन 4 बुक होती है। पहली बुक होती है ओके हैंडबुक प्रोसीजर, इतनी बड़ी बुक होती है। क्या हमें पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, थैंक यू, हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो हैंडबुक प्रोसीजर में पूरी प्रोसीजर दी जाती है, कंटेनिंग 9 चैप्टर्स कवरिंग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसी। अब सर ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या होता है, छोड़ो ना, जाने दो ना, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें पूरा ये बताया जाता है कि कौन सा गुड्स फ्री है, कौन सा गुड्स कंडीशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है, कौन से गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स है। तो ये सब एच बी पी में दिया होता है। मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी तक, ओके, मैंने तो सिर्फ एक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक जनरल डिस्कशन जो सिलेबस में है, ठीक है, मेरे बारे में जस्ट बता दिया। ये बुक नहीं पढ़ी है, सियोन पढ़े हैं मैंने। तो जहाँ तक है, उसके बाद में दिस हैज़ बीन नोटिफाइड बाय डीजीएफटी, इट इज़ अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये बुक, इसकी प्रोसीजर ना बहुत अमेंड होती है, पर हमें सिलेबस में नहीं है, हमें ये प्रोसीजर की बुक हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसके अमेंडमेंट नहीं पढ़ना है। अपेंडिक्स, आयात निर्यात फॉर्म्स, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी फॉर्म्स है उसकी एक बुक है, ओके, सब फॉर्म्स इसके अंडर दिए हुए हैं। तो ये भी एक रिसोर्स मटेरियल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, containing various appendices and form relating to import and export। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा सियोन, ओके, इनपुट आउटपुट नॉर्म, इसको सियोन भी कहते हैं, SION, SION, सियोन। हाँ, ये थोड़ा मैं ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे आगे डिस्कशन में काम आएगा। इसकी भी एक स्पेशल बुक्स होती है जिसको इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कहते हैं। जैसे भाई यहाँ पे नवीन आया, नवीन ने कहा कि सर मुझे रॉ मटेरियल लाने दो एक्सपोर्ट के लिए। मैंने कहा नवीन भाई तू तो मेरा लाडला है, ओके चल ले, क्या तेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है क्या? उसने कहा हाँ सर मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है। ओके तो चल ठीक है, तू इनपुट लेके आ। तो वो ना क्या हुआ, बहुत सारे इनपुट्स लेके आ गया, अपने मन के हिसाब से जितना लाना लेके आ गया। फॉर एग्जाम्पल भाई नवीन यहाँ पे शर्ट बना रहा है, अब एक शर्ट को 2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर, अब 3 मीटर भी बहुत मोटा आदमी होगा, ओके, तो उसको 3 मीटर लगेगा। नॉर्मली 2 मीटर में, 2.5 मीटर में एक शर्ट बन जाता है। तो एक शर्ट को स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक शर्ट को 2 से 2.5 मीटर का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ये नवीन जो है ना, ये नवीन गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहा है। वो कह रहा है कि एक शर्ट के लिए 5 मीटर का कपड़ा लगता है, और उसने भाई 5 मीटर के हिसाब से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया। अब उसकी जो अंदर की पॉलिसी क्या थी, अंदर क्या सोच रहा था नवीन, नवीन ये सोच रहा था कि 5 मीटर लाऊंगा, उसमें से 2 मीटर यूज करूंगा, 3 मीटर में मार्केट में गायब कर दूंगा क्योंकि ड्यूटी फ्री आ रहा है। अरे नवीन बेवकूफ समझ के रखा है क्या, दामाद है क्या तू? ओके तो यहाँ पे नवीन गवर्नमेंट का कोई तू दामाद नहीं है, ठीक है नवीन भाई, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिसको हम कहते हैं सियोन। सर हाँ, ओके पूरा सियोन तुमको सीली डालेंगी गवर्नमेंट। ओके तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट्स आउटपुट नॉर्म्स, यानी अगर तुझे रॉ मटेरियल लाना है नवीन, तो गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके हिसाब से ही तू ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल ला सकता है। फिर वो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में हो या DFIA में हो, इसमें जो है तू उतना ही ला सकता है। इसकी एक बुक बनाई है गवर्नमेंट ने, तो ख्याल रहे आपको ये सियोन पता होना चाहिए, नहीं तो कोई आप प्रोफेशनल हो CA CM में CS और आपको कि कोई इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहे हो, उन्होंने कहा सियोन जो है सर इसका 1:3 है, इतना रॉ मटेरियल हम ला सकते हैं, और आपने उनको पूछ लिया सियोन यानी क्या होता है, तो कहेंगे अरे ये तो सी, हमको तो लगा था कि यार इनको नॉलेज होगा, ये कैसा सी है, ऐसा CA मत बनना, सियोन यानी पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम।
तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको स्टैंडर्ड बताती है कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे इंपोर्ट कर सकते हो सियोन में। बेस्ड ऑन सियोन, एक्सपोर्टर आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू मेक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट अंडर द ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। यानी दो दो ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम हमने देखी थी। और कौन सी दो ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम हमने देखी थी, बोलो बेटा, कौन सी दो स्कीम देखी थी हमने? एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई है। अभी पढ़ाना बाकी है, सिर्फ जनरल डिस्कशन मैंने आपसे किया, और वो जनरल डिस्कशन जरूरी था, उसके बिना तो आपको ये समझता ही नहीं था। तो ये दो स्कीम के तहत जो भी आप इनपुट लाओगे तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इनपुट ला सकते हो। वेरी गुड। चलो, उसके बाद में आईटीसी, इंडियन टैरिफ क्लासिफिकेशन कोड, अंडरलाइन क्लासिफिकेशन कोड। हर प्रोडक्ट को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी कोड दिया गया है। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम इज गिवन इन इंडियन टैरिफ क्लासिफिकेशन कोड बेस्ड ऑन एचएसएन। ठीक है, आईटीसी-एचएस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईटीसी-एचएस, कोडिंग अडॉप्टेड इंडिया फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। यानी जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होगा तो आपको दो कोड देने पड़ते हैं, एक कस्टम टैरिफ कोड देना पड़ता है और एक आपको आईटीसी-एचएस कोड देना पड़ता है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कोड होता है। दोनों में क्या चेक होता है? कस्टम कोड से जीएसटी, सॉरी, अगर आप कस्टम कोड दोगे, कस्टम टैरिफ कोड दोगे तो उससे आपको रेट मिलेंगे, क्या रेट से आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। और आईटीसी-एचएस कोड भी देना पड़ेगा, जिस पर यह पता चलेगा ऑफिसर को कि ये गुड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, प्रोहिबिशंस तो नहीं है, या क्या शर्तों भी ये गुड्स अलाउड है। बहुत सारे ऐसे गुड्स है कि जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, जैसे सेकेंड हैंड लैपटॉप, सेकेंड हैंड मशीनरी आप इंडिया में नहीं ला सकते, एज अ बैगेज ला सकते हो, पर लैपटॉप आप इंडिया में वैसे इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। रीफर्बिश लैपटॉप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, क्योंकि वो ई पोल्यूशन इंडिया में नहीं करना चाहती है। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, केमिकल्स प्रोडक्ट नहीं ला सकते, एनिमल्स नहीं ला सकते। तो आप जो आईटीसी-एचएस कोड बताओगे उसके ऊपर ऑफिसर देखेगा कि क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और उस पॉलिसी के तहत आपने क्या लाइसेंस लिए हैं, क्या परमिशंस लिए हैं, या क्या वो फ्रीली अलाउेबल है, ये सब चीज़ें देखी जाएगी और उस देखकर आपको जो है इंपोर्ट अलाउ किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इंडियन कस्टम्स यूजेस 8 डिजिट आईटीसी-एचएस कोड। तो ये 8 डिजिट का होता है, वैसे ही होता है जैसा एचएसएन हमने कस्टम में देखा था। चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ पे क्या कंटेंट होते हैं, कौन कौन से रिसोर्स मटेरियल यूज किए जाते हैं अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एफटीपी एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज क्लोजली यूनाइट विद द कस्टम्स एंड एक्साइज लॉ इन इंडिया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में हमें प्रमोट करना पड़ता है प्रोडक्ट को, जहां टैक्स के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। तो कस्टम्स हो, एक्साइज हो, और अब आप जीएसटी भी कह सकते हो, इन सभी डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना पड़ता है। सीबीआईसी को, इनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। हाउएवर द पॉलिसी प्रोविजन पर से डू नॉट ओवरराइड टैक्स लॉ। पर एक बात बहुत अच्छी कही उन्होंने कि भाई जो है ये पॉलिसी टैक्स लॉस को ओवरराइड नहीं करेगी। यानी इनकम टैक्स एक्ट हुआ, कस्टम्स एक्ट हुआ या जीएसटी एक्ट हुआ, इनको ओवरराइड नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कितना भी कहा तो ये एक्ट नहीं है, पॉलिसी है। देता हूँ बेटा, देता हूँ, जस्ट अ मिनट, देता हूँ। ठीक है, बस अब फटाफट इतना पार्ट कर लेते हैं, फिर फटाफट मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? हाँ, पॉलिसी प्रोविजन पर से डू नॉट ओवरराइड द टैक्स लॉ। एग्जम्पशन एक्सटेंडेड बाय एफटीपी आर गिवन इफेक्ट बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव टैक्स लॉ। अगर यहाँ पे डीजीएफटी ने ये डिसाइड किया कि चलो ये गुड्स को एग्जम्पशन दे दो, यहाँ टैक्स एग्जम्पशन दे दो, तो ये डीजीएफटी कम्युनिकेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि, और वैट डिपार्टमेंट से, कि भाई आप अपने एक्ट में नोटिफिकेशन इशू करो कि यहाँ एग्जम्पशन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ डीजीएफटी ने फाइनल कर दिया तो अब ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रिस्पेक्टिव एक्ट में भी उसके नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ टैक्स से बेनिफिट दिया जाता है। एक्चुअल बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीआईसी। इसको सीबीआईसी कर देना।
In most of the cases, exemption notification refer to policy provision for detailed condition and etc. Ministry of Finance tax authority cannot question the decision of authorities under the Ministry of Commerce so far as issue of authorization is concerned. हाँ, जो भी यहाँ पे स्कीम दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में उसके ऊपर जहाँ तक है कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सवाल नहीं उठाएगी. जैसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम दिया, DFIA स्कीम दिया, तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा. अथॉरिटी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, कौन कौन सी अथॉरिटी फॉरेन ट्रेड में काम करती है? DGFT तो हमने देखा. ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जिनका ऑफिस दिल्ली में है, उनके अंडर में ब्रांचेस बनाई जाती है. एक्चुअली यहाँ लिखना हो तो लिख दो, ये ब्रांचेस होती है. ठीक है, DGFT की ब्रांचेस जिसे रीजनल अथॉरिटी RA कहा जाता है. इंपॉर्टेंट, याद रखना. तो हम जैसा मुझे DGFT के पास जो है यहाँ पे IEC कोड लेना है या कोई फॉर्म देना है तो मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, DGFT का ऑफिस दिल्ली है. ओके, तो मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है. पूना में RA है, रीजनल अथॉरिटी है, इनकी ब्रांच है, यहाँ से ही कंप्लायंसेस कर लेता हूँ. तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट ऑथराइजेशन अंडर द FTDRN एक्ट वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ DGFT, मतलब एक तरह की ब्रांच है DGFT की. उसके बाद में कमेटी, दो कमेटी फॉरेन ट्रेड में काम करती है DGFT के साथ साथ. एक होती है नॉर्म्स कमेटी और एक होती है APCG कमेटी. नॉर्म्स कमेटी मेनली सियोन फिक्स करती है. मतलब इनका ये एक स्पेशल कमेटी, इनका काम ही होता है कि हर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड फिक्स किए जाए. जैसे एक शर्ट के लिए फैब्रिक्स लगेगा, कौन से मटेरियल लगेंगे, टीवी बनाने के लिए मदरबोर्ड लगेगा, LED स्क्रीन लगेगा. तो ये इनपुट आइडेंटिफाई करती है और हर एक यूनिट को कितना इनपुट लगता है इसके स्टैंडर्ड फिक्स करती है. तो इसको कहा जाता है सियोन और ये नॉर्म्स कमेटी फिक्स करती है. उसको CBIC कर देना, जहां पे भी CBEC होगा उसको CBIC करना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. पहले CBEC था, एक्साइज एंड कस्टम, जिसका नाम IC कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. EPCG कमेटी होती है जो कैपिटल गुड्स के बारे में बेनिफिट्स देती है कि भाई वो फिक्स करती है कि भाई जैसे यहाँ पे यश ने कहा कि सर मुझे कैपिटल गुड्स लगेगा ये गुड्स बनाने के लिए. तो फिर ये कमेटी फिक्स करती है कैपिटल गुड्स का क्या रिलेवेंस है, आपका एक्सपोर्ट गुड्स बनाने में क्या नेक्सस है. तो वो नेक्सस फिक्स करती है, फिर आपको अलाउ करती है, आपको ऑथराइजेशन देती है, परमिशन देती है अंडर EPCG स्कीम. उसके बाद में BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है फॉरेन ट्रेड में, बहुत बड़ा रोल निभाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड. एक ये बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है फॉर पॉलिसी मेजर. यानी 5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते वक्त गवर्नमेंट को बहुत सारी एडवाइसेस ये देता है कि एक्सपोर्ट को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, एक्सपोर्ट को रिव्यू करता है, परफॉर्मेंस रिव्यू पॉलिसी इनके पास होती है, एक कंटिन्यूस एक्सपोर्ट पे ध्यान देता है. कौन से गुड्स का कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ एक्सपोर्ट होना चाहिए, कहाँ हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को, कौन से इंडस्ट्री को हमने हेल्प करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे वो हेल्प करता है. प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बारे में भी सजेशंस देता है. एग्जामिन इशू रिलेवेंट टू प्रमोशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो भी इंडियन फॉरेन ट्रेड में डिस्प्यूट आते हैं या इश्यूज आते हैं उसको चेक करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल बी अ चेयरमैन ऑफ BOT. हाँ, कॉमर्स और इंडस्ट्री का मिनिस्टर जो है वही चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड का. गवर्नमेंट शैल आल्सो नॉमिनेट अप टू 25% ऑफ होम एटलीस्ट 10 विल बी एक्सपर्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी. मतलब पूरा एक्सपोर्ट पे ये ध्यान रखते हैं और पोटेंशियल मार्केट जो है देखते हैं, कहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं कौन से इंडस्ट्री को हेल्प करना चाहिए. तो ये पूरा काम जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड करता है. एक काउंसिल भी होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, जिसको EPC कहा जाता है. ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है, ये भी फॉरेन ट्रेड में काम करती है. दिस दे हैव बीन सेटअप और प्रमोट एंड डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री. अगेन ये एक्सपोर्ट को ही हेल्प करती है कि कैसे एक्सपोर्ट डेवलप होगा, उससे रिलेटेड काम करती है. दे असिस्ट एंड गाइड द एक्सपोर्टर. हाँ, ये स्पेशली एक्सपोर्टर को जो है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी एक्सपोर्टर है उनको गाइड करती है, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, कौन सी मशीनरी से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसके लिए हेल्प करती है. तो बहुत सारे असिस्टेंस वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर सकती है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्राइजेस कम हो इंटरनेशनल मार्केट में और मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए.
द मेन एम इज टू प्रोजेक्ट इंडियाज इमेज अब्रॉड एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने पहले ही कहा कि वो क्वालिटी पे फोकस करती है, सर्विसेज। भाई बाहर की कंट्री किस तरह का स्टैंडर्ड चाहती है, किस तरह की क्वालिटी चाहती है, किस तरह का सर्विसेज चाहती है, इसके ऊपर ये काउंसिल काम करता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। कि फॉरेन ट्रेड में कौन कौन से लोग काम करते हैं। सर एग्जाम के हिसाब से प्रायोरिटी बी, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सवाल आएगा, प्रायोरिटी बी में रख देना एग्जाम के हिसाब से। नीचे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आरसीएमसी। हम आरसीएमसी की बात करें, एक्सपोर्टर हैज ऑब्टेन आरसीएमसी फ्रॉम ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड। ये एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये जो है एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ईपीसी जो हमने ऊपर देखा, इनसे मिल जाता है। मैंडेटरी इफ एक्सपोर्टर इंटेंड टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव देन आरसीएमसी इज मैंडेटरी। अगर आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव चाहिए, कोई स्कीम चाहिए, एडवांस ऑथराइजेशन, तो फिर आपको मेंबर बनना पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो ईपीसी से मिल जाता है या कमोडिटी बोर्ड से मिल जाता है। तो आपको फिर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या फिर डीएफआई स्कीम मिलना आसान हो जाता है। इफ एक्सपोर्टर डज नॉट इंटेंड टू वांट एनी एक्सपोर्ट इंसेंटिव आरसीएमसी इज ऑप्शनल। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। चलिए, बेटा अभी तक समझ में आया सभी आपको? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो जवाब दो नालायको। चलिए आगे, अब जो जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आईईसी एग्ज़ाम के हिसाब से प्रायोरिटी बी में रखो, शॉर्ट नोट वगैरह आ सकती है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, अंडरलाइन करते जाओ मेरे साथ, 10 डिजिट का कोड होता है जो डीजीएफटी इशू करता है। ये जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो मैंडेटरी होता है। अगेन ये पैन बेस होता है क्योंकि विदाउट पैन आईसी नहीं मिलता है, और एक पैन के लिए एक ही आईसी मिलेगा आपको, और ये सेंट्रलाइज होता है। जैसे जीएसटीएन नंबर आपके जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं, पर आईसी पैन बेस है और एक पैन पे एक ही मिलेगा जो ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। डीजीएफटी हैज डिसाइडेड टू यूज इनकम टैक्स पैन एज ए आईसी नंबर। हाँ, आपको आईसी पैन बेस मिलता है, अगेन हमने डिजिट 10 डिजिट का देखा है। With the introduction of GST, GST would be used for the purpose of credit flow of IGST on import of goods and refund of rebate of IGST related to export of goods। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अब GST भी जो है वो पैन बेस्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में GST नंबर बी ओके यहाँ पे यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट फ्लो कैसा है, क्योंकि आप जब इंपोर्ट करते हो तो आप आईजीएसटी का क्रेडिट लेते हो, या एक्सपोर्ट करते हो तो आईजीएसटी का आप रिफंड लेते हो अंडर जीरो रेटेड सप्लाई, तो वो भी ट्रैक किया जाता है। उसके बाद में इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इंपोर्टर एक्सपोर्टर वुड नीड टू डिक्लेयर only GST in wherever registered with GST in at the time of import or export of goods। import export करते वक्त आपको आईसी कोड तो चाहिए चाहिए, प्लस आपका जीएसटीएन भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि जीएसटीएन डिक्लेयर करते वक्त उससे ही आपका आईजीएसटी का ट्रैकिंग होता है, और आईजीएसटी का ट्रैकिंग इंपोर्ट पे जो एसवी 37 लगता है, 39 लगता है, ये एक्सपोर्ट पे अंडर बॉन्ड जो है आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपने जीएसटी में रिफंड प्रोसीजर पढ़ा होगा तो मैंने सब आपको बताया हुआ है। यूएन कंसेप्ट अंडर जीएसटीएन ये भी हमने पढ़ा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कस्टम और जीएसटी होने के बाद ही पढ़ना, तो आपको बहुत चीज़ें समझ जाती है।
आपका फॉर्म होता है ANF2A, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ। यहाँ पे ऑथराइजेशंस, ऑथराइजेशंस मतलब लिख दो, यहाँ अंडरलाइन करना परमिशंस। ऑथराइजेशंस एंड परमिशंस, परमिशंस टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑथराइजेशन, मतलब क्या कि भाई यहाँ पे नवीन है, यश है, जिसको मैं एडवांस ऑथराइजेशन दे रहा हूँ या DFIA स्कीम दे रहा हूँ, तो ये कौन से फैक्टर्स पे दी जाती है। ओके, तो कंडीशंस कौन कौन सी रखी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही हम स्कीम समझेंगे। तो अभी नहीं भी आपको पूरा समझ में आया नहीं भी पूरा समझ में आता है तो डोंट वरी, जब मैं स्कीम समझाऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसी बेस रहेगी। मतलब क्या, एवरी ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब अगर आपको यहाँ पे उन्होंने स्कीम दी है तो वो ऐसा मत समझना कि परमानेंट है, कुछ पीरियड के लिए वैलिड रहेगी। contains such conditions as may be prescribed by RA which may includes quantity, descriptions and value of goods। भाई नवीन ये बता कि कितना एक्सपोर्ट ऑर्डर है, कितने वैल्यू का है, कितने क्वांटिटी का है, तो ये सब हमें बता, तो अकॉर्डिंगली हम तुझे एडवांस ऑथराइजेशन देंगे। एक्चुअल यूजर कंडीशन, एक्चुअल यूजर कंडीशन देख भाई नवीन, रॉ मटेरियल तू लाएगा तो तू ही यूज करेगा, तू दूसरों को नहीं देगा, इसको कहते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन। समझ में आया कि रॉ मटेरियल तू लाएगा तो तू ही यूज करेगा। वहाँ अगर तू ये नहीं बोल सकता कि अरे सर मेरा तो रॉ मटेरियल बच गया और कि मेरा एक्सपोर्ट कम हो गया, मैं किसी और को रॉ मटेरियल दूंगा क्या, नहीं, तू ही यूज करेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, तूने ईओ कितना लिया है ये भी तेरा देखा जाएगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन, अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है बेटा, तो वैल्यू एडिशन है कि अगर तू 100 रुपए का माल इंपोर्ट कर रहा है तो तुझे कुछ तो वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो 100 रुपए का माल इंपोर्ट किया तूने, फॉरेन एक्सचेंज खर्चा किया 100 रुपए से रिलेटेड, लेकिन तुझे एक्सपोर्ट करते वक्त कुछ तो एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा। जैसे ड्रॉबैक में आपको याद होता है तो 10 आप नोटिफाइड रेट से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी जब तुझे एडवांस ऑथराइजेशन देंगे तो 15%, यानी 100 रुपए का अगर तूने रॉ मटेरियल लाया तो तेरी एक्सपोर्ट वैल्यू 15% वैल्यू एडिशन, यानी 115 तो भी होनी चाहिए तेरी एक्सपोर्ट वैल्यू। तो वैल्यू एडिशन के बारे में हम जब स्कीम पढ़ेंगे तो स्पेशल डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में बैंक गारंटी, बॉन्ड वगैरह तेरे से लिया जाएगा। सॉरी, मिनिमम वैल्यू एडिशन, मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस तूने कितनी रखनी चाहिए वो भी ये स्कीम में डिसाइड होगा। बैंक गारंटी, बॉन्ड वगैरह, वैलिडिटी पीरियड, ये सब कुछ देखा जाएगा। ऑथराइजेशन इज नॉट अ राइट, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑथराइजेशन अपना राइट मत समझना कि तुमने अप्लीकेशन दे दिया तो तुमने अप्लीकेशन दे दिया तो अब जो है तुमको तुम्हारे राइट्स बन गए, तुमको यहाँ पे ऑथराइजेशन मिलना ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, रिजेक्ट तुम्हारा तुमने अप्लाई किया तो या DGFT रिजेक्ट भी कर सकता है, ये तुम्हारे राइट नहीं है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो रिजेक्ट कर दे कि नहीं 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 देते भाई तुम्हें ऑथराइजेशन परमिशन, ओके जाओ ड्रॉबैक क्लेम करो, नवीन उठ यहाँ से ड्रॉबैक क्लेम कर, ओके हम तुझे नहीं देंगे। तो इन शॉर्ट तुम्हारा राइट्स नहीं है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट एक कंसेप्ट है स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, STE। ओके, ये शॉर्ट नोट या MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस क्या होता है, स्टेट ST आर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्पेशल एंटरप्राइजेस या बोर्ड होती है। देखो इंडिया में कुछ गुड्स ऐसे जो जनरली कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, सुनिए ध्यान से, कुछ गुड्स ऐसे जो जनरली कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, ये कुछ ही लिमिटेड लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम ST कहते हैं। जैसे शुगर हो गई, पल्सेस हो गई, ओके, तो ये शुगर पल्सेस कोई भी गया इंपोर्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये जो है स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस होती है, मे बी गवर्नमेंट की होगी या नॉन गवर्नमेंट की होगी, जिनको लाइसेंस दिए गए उनको ही शुगर पल्सेस या कोई ऐसी लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने, ये इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सबको ही हमने इंपोर्ट अलाउ कर दिया शुगर का तो इतना इंडिया में इंपोर्ट हो जाएगा कि इंडिया के शुगर मैन्युफैक्चरर या फार्मर मर जाएंगे बेचारे। बहुत सी ग्रेन्स है कि वो तो किसी को भी अलाउ कर दिया तो बेचारे इंडियन मैन्युफैक्चरर मर जाएंगे, फार्मर मर जाएंगे। तो ऐसे केस में कुछ गुड्स ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही इंपोर्ट कर सकती है।
which deal with goods of export and import. Any goods import or export of which is governed through exclusively or special privileges, grant of subsidy granted of state trading enterprises may be imported or exported as per the condition specified in ITC. DGFT may however grant authorization to any other person import export of any these goods. जैसे वैसे तो कुछ गुड्स ये STE ही ला सकती है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही ला सकता है, लेकिन DGFT के पास पावर है कि किसी और को भी वो यहाँ पे लाइसेंस दे सके। जो इस टाइप के जो नोटिफाइड गुड्स है वो अदर पर्सन भी ला सकता है। जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको सीरियल्स लाने की अथॉरिटी दी है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, इनको स्पेशल परमिशन दी है कि ये भी कुछ नोटिफाइड गुड्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। नेक्स्ट, स्टेटस होल्डर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये स्टार करना, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है। भाई स्टेटस होल्डर यानी क्या होता है? क्या होता है कि जो अच्छे एक्सपोर्टर है उनको स्टार रेटिंग दी जाती है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है और गवर्नमेंट इनको एकदम यहाँ पे ऐसा रखती है जैसे दामाद है, बहुत अच्छे एक्सपोर्टर है। भाई इतने करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी दी जाती है, इनके लिए स्पेशल हेल्प डेस्क दिए जाते हैं, इनको जो IC है प्रायोरिटी भी दिया जाता है, तो उनको स्टेटस होल्डर कहते हैं, उनको स्टार रेटिंग मिलती है। तो देखो ये स्टेटस होल्डर क्या है? Status holder are a business leader, underline, who have excelled in international trade and have successfully contributed to country's foreign trade. मतलब उनका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, बहुत अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड है। All exporter of goods, services or technology having import export code number shall be eligible to recognition as a status holder. जिसके पास भी IC है और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो ये क्राइटेरिया के तहत अपना स्टेटस होल्डर का स्टार रैंकिंग ले सकता है। और जितनी ज़्यादा स्टार रैंकिंग, मैक्सिमम 5 स्टार, जितनी ज़्यादा स्टार रैंकिंग उतनी ज़्यादा आपको गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलेगी। स्टेटस रिकग्नाइजेशन डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर आपका स्टेटस रिकग्नाइजेशन है बेटा। उसके बाद में एन एप्लीकेंट शैल बी कैटेगराइज एज अ स्टेटस होल्डर अपॉन अचीविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ करंट एंड प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार, इतने स्टार्स मिलते हैं। आपका FOB या FOR वैल्यू, FOR मतलब फ्री ऑन रोड, ये स्पेशली डीम एक्सपोर्ट में यूज किया जाता है। डीम एक्सपोर्ट आपको पता है, मतलब आपने ऐसे बंदे को दिया जो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फ्री ऑन रोड वैल्यू जो इन US डॉलर लिया जाएगा, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 4 years, यहां पे 3 million, ठीक है। तो ये लिमिट दी है इन्होंने, इसके हिसाब से आपको स्टार मिलेगा। सर याद रखनी है क्या? नहीं, याद नहीं रखनी है, बस आपको स्टेटस होल्डर में ये टर्नओवर आप अचीव करते हैं FOB बेसिस पे तो आपको मिलेगा। आपको इसमें क्या याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है प्रिविलेजेस। ओके, ये प्रिविलेजेस क्या क्या बेनिफिट है एज अ स्टेटस होल्डर, तो वो आपको याद रखना है। पहले तो मैं क्लबिंग ले लेता हूँ। आपके होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडी कंपनी का ये टर्नओवर निकालते वक्त होल्डिंग और सब्सिडी दोनों का टर्नओवर जो है ये कंबाइन किया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ EOU यूनिट्स और SEZ यूनिट्स कैन बी क्लब, अगर आपका कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होगा या SEZ में यूनिट होगा तो वो भी देखा जाएगा। चलो अब ये एक लास्ट डिस्कशन यहाँ पे, यस ब्रेक के पहले का लास्ट डिस्कशन देख लेते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, क्या क्या इनको फायदे हैं अगर आप ये रैंक लेते हो तो। स्टेटस होल्डर आर ग्रांटेड सर्टेन बेनिफिट्स, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको स्टार करना और प्रायोरिटी A+ में रखना, ये लर्न करना पड़ेगा। ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, मतलब क्या? मतलब यहाँ पे आपको जो है ऑथराइजेशन जो है खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे आपको मिल जाएगा। आपको स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेयर करो कि मेरा इतना एक्सपोर्ट है, ऑर्डर मेरे पास है और दे दो। अब आपको परमिशन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं कि RA की परमिशन आएगी, रीजनल अथॉरिटी की परमिशन आएगी, फिर आपका इंपोर्ट होगा, नहीं,
डिक्लेयर कर दो, आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई प्रोडक्ट को सियान फिक्स करना है, स्टैंडर्ड इनपुट नॉर्म्स फिक्स करना है, तो 60 दिन के अंदर आपको सियान फिक्स करके मिल जाएगा। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसका सियान नहीं मिल रहा है बुक्स में और आपको फिक्स करवाना है आरए से, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और 7 दिन के अंदर आपका सियान फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद में एग्जम्पशन फ्रॉम कंपलसरी निगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो बैंक्स के लिए लगते हैं वो उससे आपको रिलीफ दिया जाएगा। रेमिटेंस रिसिप्ट हाउएवर वुड बी कंटिन्यू टू रिसीव फ्रॉम बैंकिंग चैनल, हाँ लेकिन पैसा आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिला उसका डिटेल्स आपको बैंक चैनल के थ्रू देना पड़ेगा। एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी, बहुत सी बैंक गारंटी आपसे नहीं ली जाती है अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस एंड अबो आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस, आपको स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, यानी अगर एक्सपोर्ट करने के पहले आपको वेयर हाउस में गुड्स रखना है तो आप रख सकते हो, पर ये उनको ही मिलेगा जिनके पास 2 स्टार या अबो स्टार रैंकिंग होगी। 3 स्टार एंड अबो एक्सपोर्ट हाउसेस शैल एंटाइटल टू गेट बेनिफिट ऑफ एक्रीडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम एज पर गाइडलाइन ऑफ CBIC। मतलब क्या, एक्रीडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम ये कस्टम्स का प्रोग्राम होता है जहां स्पेशल आपको लैंडिंग से रिलेटेड, कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड प्रायोरिटी दी जाती है कस्टम्स में। आपको डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी मिलती है कस्टम्स में, मतलब आप जो है 15 दिन डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी इमीडिएट बिल ऑफ एंट्री के साथ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूटी आपको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। तो ये 3 स्टार और अबो आपके पास स्टार्स हो गए तो आप ये भी फैसिलिटी ले सकते हो। Now, status holders shall entitled to export freely exportable items, excluding gems and jewelry, article of gold or precious metal, on free of cost basis for export promotion, subject to annual limit as below। मतलब क्या, जैसे अगर आप स्टार होल्डर हो, स्टेटस होल्डर हो, तो आप कुछ फ्री सैंपल्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हाँ बेटा, कैसे? अब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस मतलब क्या कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सैंपल के लिए या प्रमोशंस के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स विदाउट एनी कॉस्ट इंडिया के बाहर भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ तक है एनुअल लिमिट 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर फॉर एक्सपोर्ट, मतलब आप कितना इंडिया के बाहर फ्री भेज सकते हो गुड्स प्रमोशंस के लिए। तो आपका एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर, मतलब पिछले 3 साल में जो आपका एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट आया, मतलब टोटल 3 साल का टर्नओवर, सॉरी 3 साल का आपका एक्सपोर्ट रियलाइजेशन डिवाइडेड बाय 3, जो एवरेज आया उसका 2%, मतलब पिछले 3 साल का जो भी पैसा मिला, ओके, टोटल डिवाइडेड बाय 3, जो एवरेज आया उसका 2% आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसका पैसा आपने कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं भी लाया तो चलेगा, आपने फ्री दे दिया तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि जनरली जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाना जरूरी है, पर ये केस में आपने नहीं भी लाया तो भी चलेगा। लेकिन ये जेम्स और ज्वेलरी और आर्टिकल ऑफ गोल्ड और प्रीशियस मेटल को अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बी अगर देखा जाए तो एनुअल लिमिट ऑफ ₹1 करोड़ और 2% ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग 3 लाइसेंस विच एवर इज लोअर फॉर ज्वेलरी एंड गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स। हाँ, लेकिन अगर ज्वेलरी होगी या डायमंड वगैरह हो गए तो वो सिचुएशन में मैक्सिमम 2% और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का आप जो है फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसका पैसा आपने कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं भी लाया तो भी चलेगा। तो ये थोड़ा लर्न करके जाना, इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। लर्न करके जाना बेटा, इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो यहां हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है बेटा।